नेक्स्ट क्या लिखा है सेक्शन 9, रिडक्शन, रेमिशन और कंपाउंडिंग ऑफ ड्यूटीज। मतलब रिडक्शन मतलब कम करवा देना, रेमिशन यानी रेमिट करना बच्चे, कैंसिल कर देना, ठीक है, और मर्ज कर देना, ठीक है। अब लिखा है सेक्शन 9 एम पास सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो आपकी ड्यूटी रिड्यूस कर सकता है, वो आपकी ड्यूटी कैंसिल कर सकता है, वो आपकी ड्यूटी मर्ज करा सकता है। किसके पास पावर है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। वहां मार्क करो सेंट्रल गवर्नमेंट, मार्क करो सेंट्रल गवर्नमेंट डैश रिड्यूस, रेमिट वेदर प्रोस्पेक्टिवली या रेट्रोस्पेक्टिवली, पीछे से जाके कम करना है या फिर आने वाली जो ड्यूटी है उसको कम कर देगा। और एनी इंस्ट्रूमेंट और क्लास ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन फेवर ऑफ पर्टिकुलर क्लास, क्लास ऑफ पर्सन और सच क्लास। हिंदी में लिखवाऊं, सेंस लिखो सीजी, सीजी ड्यूटी को कम कर सकता है, ड्यूटी को कैंसिल कर सकता है, सीजी ड्यूटी को कम कर सकता है, ड्यूटी को कैंसिल कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ any person or class of person, on behalf of any person or class of person। ये क्या हो गया सेक्शन 9, क्या हो गया सेक्शन 9। सेक्शन 4 क्या है बच्चे? प्रिंसिपल, एक मिनट, कहां तक लिख लिया पूरा? क्लास ऑफ पर्सन। सेक्शन 4 क्या था? प्रिंसिपल ड्यूटी पे लगेगी। सेक्शन 5 क्या था? प्रिंसिपल पे ना लग के सेवरली लगेगी। सेक्शन फिर 6 क्या था? देखो देखो जल्दी देखो, वेरी गुड, सेवरल ड्यूटीज है तो हाईएस्ट लगेगी। सेक्शन 7 है क्या? सेक्शन 8 क्या है? बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, मतलब लगेगी क्या बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स पे लोकल अथॉरिटी के थ्रू? कितनी? 1%। नहीं पे किया तो कितने? 10%। वेरी गुड। उसके बाद क्या है बच्चे? उसके बाद क्या है? 8 डिपॉजिटरीज के थ्रू अगर आप सिक्योरिटीज एक्सचेंज करते हो, इश्यू करते हो सर्टिफिकेट, कुछ नहीं लगेगा। उसके बाद कॉर्पोरेटाइजेशन एंड डीम्यूटिलाइजेशन एंड नॉन प्रॉफिट से प्रॉफिट हो रहे बिजनेस या एसेट्स को ट्रांसफर करे, स्टैम्प ड्यूटी लगेगी क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज की स्कीम से कर रहे, ठीक है। उसके बाद आ गया रिस्क रिडक्शन। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? रिड्यूस कर दी, रेमिट कर दी किसी भी पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन की, तो उसके पास ये पावर है। अब 9A क्या लिखा है? हेडिंग पढ़ो, इंस्ट्रूमेंट चार्जेबल विद ड्यूटी फॉर ट्रांजेक्शन इन स्टॉक एक्सचेंज एंड डिपॉजिट। अभी पढ़ा कि इसको नहीं लगेगी, लेकिन कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है जिसमें ये लगती है, ठीक है। पहला देखो, पहला पॉइंट क्या लिखा है? सेल ऑफ सिक्योरिटीज ऑन स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज ऑन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन कलेक्ट्स स्टैम्प ड्यूटी फ्रॉम द बायर ऑन द बेस्ड ऑफ मार्केट वैल्यू। फिर दूसरा क्या लिखा है? ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज विया डिपॉजिटरीज, यानी स्टॉक एक्सचेंज के बाहर मोबाइल फोन से, तो डिपॉजिटरीज कलेक्ट कर लेता है स्टैम्प ड्यूटी। न्यू इशू कर रहे हैं अगर हम सिक्योरिटीज, तो ये 9A है, मतलब बच्चे ये अमेंडमेंट है, ठीक है। उसके बाद डिपॉजिटरीज कलेक्ट द स्टैम्प ड्यूटी फ्रॉम द इशूअर। फिर एग्जेम्पशन फॉर आईएफएससी कंपनी पड़ी होगी कंपनी लॉ में। कौन सी कंपनी होती है आईएफएससी कंपनी? एसईजेड वाले जो कंपनीज होती हैं, ठीक है, इनको कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती है। फिर अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं, कोई रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है तो मस्ट रिपोर्ट द ट्रांजेक्शन और कुछ भी नहीं, ठीक है। अब देखो ये क्या लिखा है कि कब कब ड्यूटी लगेगी, हिंदी में लिखो पहले। स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरीज में ड्यूटी लगेगी, लिखो हिंदी में, स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरीज में ड्यूटी लगेगी। स्टॉक एक्सचेंज एंड डिपॉजिटरीज में ड्यूटी लगेगी। जहां आपका फर्स्ट पॉइंट लिखा है, इतना लिखा लगेगी, जहां आपका फर्स्ट पॉइंट लिखा है वहां ब्लॉक बनाओ, सेल ऑफ एनी सिक्योरिटीज, बनाया ब्लॉक। उसके आगे एक लाइन लिखी है थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, फिर लिखा द स्टैम्प ड्यूटी, उस पर ब्लॉक बनाओ, थ्रू स्टॉक एक्सचेंज द स्टैम्प ड्यूटी। फिर नीचे लिखो, फिर कलेक्टेड पे बॉक्स बनाओ, कलेक्टेड, ये देखो मैंने स्क्रीन में बनाया हुआ है, फ्रॉम इट्स बायर ऑन द मार्केट वैल्यू, कलेक्टेड फ्रॉम इट्स बायर फ्रॉम द मार्केट वैल्यू। समझ आया? नेक्स्ट क्या लिखा है? ट्रांसफर पे मार्क करो। अब लगेगी ना अगर आपसे पूछे पुराना सेक्शन।
8 देखो देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। 8A में बोल रहा है कि अगर जो इश्यूअर है उसको स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। इश्यू ऑफ सिक्योरिटी थ्रू वन और मोर डिपॉजिटरीज नो नीड टू पे। यहाँ पे क्या लिखा है पहला पॉइंट, सेल करोगे तो लगेगी, ठीक है। तो इश्यू लिखवाया था मैंने, इश्यू ऑफ सिक्योरिटी, सर्टिफिकेट या फिर ट्रांसफर, ठीक है। अब ट्रांसफर भी उसमें बेनिफिशियल ओनर क्रिएट कर रहे हो, बेनिफिशियल ओनर में रजिस्टर्ड ओनरशिप है तो नहीं लगेगी। यहाँ पे देखो ट्रांसफर में क्या लिखा है, नॉर्मल ट्रांसफर है, क्या लिखा है, नॉर्मल ट्रांसफर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट कर लेगी आपसे क्या, स्टैम्प ड्यूटी। उसके बाद बॉक्स बनाओ, इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, कोई रिकॉर्ड्स है, इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज में कोई रिकॉर्ड्स हैं तो डिपॉजिटरीज पे कर दी। कोई इंस्ट्रूमेंट है, नो नीड टू पे, कोई नो स्टैम्प ड्यूटी कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और एवरी स्टॉक एक्सचेंज क्लियरिंग सबमिट अ रिपोर्ट। पहला वाला इशू मार्क किया, दूसरा वाला ट्रांसफर मार्क किया, तीसरे वाले में रिकॉर्ड मार्क करो, चौथे वाले में इंस्ट्रूमेंट मार्क करो और नो स्टैम्प ड्यूटी मार्क करो। फिर फिफ्थ वाले में लिखो कि नो स्टैम्प ड्यूटी कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट और लास्ट वाले में लिखो, सिक्स्थ में ऐसे लिखो सबमिट रिपोर्ट, हिंदी में लिख मतलब वहां पे साइड में लिख लो सबमिट रिपोर्ट और चाहो तो इसका भी फोटो ले सकते हो। यहां पे मैं लिख दे रही हूं सेक्शन 9A। उसमें से ना पढ़ के इससे पढ़ लेना फिर, लेकिन स्टिकी नोट लगा लेना। ये हो गया 9A कि मतलब स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरीज को भी स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। 9B पढ़ो क्या लिखा है, अदरवाइज देन स्टॉक एक्सचेंज एंड डिपॉजिटरी। 9B क्या लिखा है, अरे यार 9B क्या लिखा है, क्या पढ़ा है तुम लोगों ने अभी, प्रैक्टिकली तो पढ़ा है, थियरी पढ़ा है क्या अभिषेक ने? इससे बेटर तो तुम सुबह कम नहीं लो पढ़ने के बाद आते हो। आज तो तुम लोगों ने कुछ खास पढ़ा नहीं है ना, लिखा लिखा है ना बस। खिला पिला भी दिया, बहुत खाया पिया, बहुत ब्रेक ब्रेक भी मिला है तुम लोगों को यार, नहीं मिला है तो फिर जोर से गले में क्या दिक्कत है? अभी गाली बकने को बोलूंगी सबके अच्छे से निकलेगी। चैप्टर तभी तो इजी करा रही हूं ना, मैं बोलती जाऊंगी तुमको नहीं मजा आएगा, तुम्हारे लिए ही तुमको करा रही हूं। तुमने पहले भी पढ़ा है ना, थी ना दिक्कत, तो मैं तुम्हारे लिए ही तो इजी करा रही हूं ना। चलो क्या लिखा है 9B, अदरवाइज देन स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरी, ठीक है। तो जब भी ऐसा कुछ होता है व्हेन द इश्यूअर, इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज के अलावा अगर या डिपॉजिटरी के अलावा शेयर सर्टिफिकेट्स इशू करता है या फिर, तो उसको स्टैम्प ड्यूटी लगती है। मतलब नॉर्मल प्राइवेट कंपनी शेयर्स इशू कर रही है तो फिर उसको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, ठीक है, जहां पे उसका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। ऐसी अगर कोई सेल और ट्रांसफर करता है, तो मैंने बताया ना कि यूं ही अगर शेयर ट्रांसफर फॉर्म करके ट्रांसफर कर दी, शेयर ट्रांसफर फॉर्म बना के शेयर ट्रांसफर कर दिए तो भी स्टैम्प ड्यूटी आएगी। फिर से मार्क करो या हिंदी में लिखो, जब इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज या ट्रांसफर या सेल ऑफ सिक्योरिटीज होता है, जब इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, ट्रांसफर या सेल ऑफ सिक्योरिटीज होता है बिना स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरीज के, ब्रैकेट में लिखो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बिना स्टॉक एक्सचेंज के, बिना, जब एक सेकेंड, जब इश्यू ऑफ सिक्योरिटी सेल ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज होता है, सेल ट्रांसफर, कान नहीं साफ है इसके, सेल ट्रांसफर होता है बिना स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरीज के, ब्रैकेट में लिखो प्राइवेट लिमिटेड, बिना स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरीज के, ब्रैकेट में लिखो प्राइवेट लिमिटेड, स्टैम्प ड्यूटी विल बी चार्ज्ड, स्टैम्प ड्यूटी विल बी चार्ज्ड, स्टैम्प ड्यूटी विल बी चार्ज्ड, स्टैम्प ड्यूटी विल बी चार्ज। डन, ठीक है। अब 23A पढ़ो जोर से, क्या लिखा है, बैंक से लोन लिया, उसको मैंने क्या कर दिया, अपने शेयर्स गिरवी पे रख दिए, तो क्या हो गया ये, मॉर्गेजेस ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ठीक है। पहले लिखो एग्जाम्पल, बैंक से लोन लिया,
एग्जाम्पल, बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन लिया, ठीक है, गिरवी पे, या जो भी आपको लिखना है गिरवी का अदर वर्ड, मॉर्गेज पे, मार्केटेबल सिक्योरिटीज रख दी, गिरवी पे मार्केटेबल सिक्योरिटीज रख दी, डैश उस इंस्ट्रूमेंट पे, डैश उस इंस्ट्रूमेंट पे स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, उस इंस्ट्रूमेंट पे स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, उस इंस्ट्रूमेंट पे स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। समझ आया क्या बोला मैंने? प्रैक्टिकली समझ आया? अब लिखा क्या है, पहली लाइन देखो, इन अ गिवन व्हेन एन इंस्ट्रूमेंट इज गिवन अपॉन ओकेजन ऑफ डिपॉजिट और एनी मार्केटेबल सिक्योरिटी बाय वे ऑफ सिक्योरिटी फॉर मनी एडवांस और टू बी एडवांस बाय वे ऑफ लोन और फॉर एग्जिस्टिंग फ्यूचर डेट। तो लोन लेने के लिए या कोई एडवांस मनी लेने के लिए आपने क्या कर दिया, गिरवी पे सिक्योरिटीज रख दी, ठीक है, और मेक्स रिडीमेबल और क्वालिफाइज अ ड्यूली स्टैम्प ट्रांसफर इंटेंडेड एज सिक्योरिटीज ऑफ एनी मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो क्या हुआ, कोई माल लिया, उसके बदले मैंने क्या ट्रांसफर कर दिया, शेयर्स ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। इज चार्जेबल विद द ड्यूटी इफ एन अग्रीमेंट और मेमोरेंडम इज चार्जेबल विद ड्यूटी एज पर शेड्यूल 1, ठीक है। तो आपको क्या लगेगी, इस पे ड्यूटी लगेगी। क्लियर हो गया दोनों पॉइंट्स। नेक्स्ट सेक्शन, अब देखो बच्चे 28 से 28, 20 से 28 एक साथ दिए, हेडिंग क्या है, वैल्यूएशन फॉर ड्यूटी। अब वैल्यू निकालनी है ड्यूटी की, ठीक है। यहां से देखते हैं पहले शॉर्ट में देखते हैं कि सेक्शंस क्या क्या कहता है। दीज सेक्शंस आर प्रोवाइडेड टू इंश्योर एक्यूरेट कैलकुलेशन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। मैंने आपको बताया था 0.5% लिखा है, 2% लिखा है, तो एक्यूरेट क्या होगा वो हमें क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं, वैल्यू करना, ठीक है। अब अगर लिखा है एक सेल ऑफ 1 करोड़ की प्रॉपर्टी हो रही है और वहां पे लिखा है कि आपको 15% ड्यूटी निकालनी पड़ेगी, तो क्या करोगे, इसका 15% करोगे ना, है ना। लेकिन अगर कुछ और एक्स्ट्रा चीज है और एक्सपेंसेस इन्वॉल्व है और खर्चा, तो कितने पे निकालो, हर बार आपको क्वेश्चन आता है आखिर स्टैम्प ड्यूटी किस पे लगेगी, ठीक है। लोन अमाउंट है तो क्या उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, ठीक है, इट्स अ क्वेश्चन। तो एक्यूरेट निकालने के लिए आपको सेक्शन कौन सा दिया है, वैल्यूएशन। वैल्यूएशन सेक्शन कहां से कहां तक है, ताकि आपसे गलत टैक्स हम ना कलेक्ट कर लें, कम टैक्स ना कलेक्ट कर ले, इसलिए हमने क्या सेक्शन दे दिया, वैल्यूएशन। ज्यादा हो जाता तो हमको कोई दिक्कत ही नहीं होती, हमको हमारे लिए तो फायदा है, लेकिन कम ना हो जाए इसलिए हमने क्या बना दिया, वैल्यूएशन। सेक्शन 20, ईशान जोर से पढ़ ईशान, 20 में यहां स्क्रीन स्क्रीन, अब डॉलर के रेट फ्लक्चुएट होते हैं, ठीक है। तो हमको इंश्योर करना है कि हम सही ड्यूटी कलेक्ट कर रहे हैं कि नहीं। अगर आपका डॉलर में बिजनेस हो रहा है, यहां पे बैठे हो डॉलर में कुछ डीलिंग हो रही है, पर आपको ड्यूटी तो इंडिया में पे करनी पड़ेगी, तो हम सेक्शन 20 से इंश्योर करते हैं कि हम एक्यूरेट ड्यूटी लगा पाए। पॉइंट नंबर 2, खुशी 21, मार्केट वैल्यू। अब शेयर्स ट्रांसफर हुए हैं, भाई मैंने तो 400 रुपए में खरीदे थे, ठीक है, लेकिन मैं बेच रहा हूं तो शायद वो 1000 रुपए के हो गए, तो 400 पे स्टैम्प ड्यूटी भरूं की 1000 पे। तो हमने स्टैंडर्डाइज बढ़ा दिया कि हर बार ड्यूटी कैलकुलेट करोगे तो कैसे करोगे, मार्केट वैल्यू पे, ठीक है। शाश्वत थर्ड पॉइंट पढ़ना, चैलेंज, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या कर लिया, यहाँ पे अज्यूम कर लिया कि जो वैल्यू मेंशन्ड है वो करेक्ट है और आपने उस हिसाब से किया होगा। पहले हमने ये अजम्पशन लगा दिया कि सही चार्ज की होगी। श्रेयांश 23, स्टैम्प ड्यूटी बेस मतलब लोन के साथ इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता, ताकि आप डबल टैक्स ना भर दो, ठीक है। 20 क्या हो गया, फेयर चार्जेस अगर फॉरेन करेंसी है। 21 क्या हो गया, स्टैंडर्डाइज अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है। 22 क्या हो गया बच्चे, अज्यूम कर लिया कि सही सही ड्यूटी लगाए होगी। 23 क्या हो गया, डबल टैक्सेशन ना हो तो हमने इंटरेस्ट पे ड्यूटी लगाई नहीं। 24 सौम्य क्या लिखा है, हमने अज्यूम किया कि आपके में अगर और भी ट्रांजेक्शन है तो सबको मिला के आपने फुल प्रॉपर्टी की वैल्यू पे क्या दी है, क्या दी है, स्टैम्प ड्यूटी, ठीक है। 24 हो गया। 25 इशिका,
असेस द करेक्ट ड्यूटी। इसमें उसने क्या बता दिया, एन्युटीज फॉर्मूलाज बता दिया, अगर कहीं दिक्कत है तो कैसे देखना है। आशी 26, मतलब गवर्नमेंट को कम पैसा ना चला जाए तो 26 बना दिया कि वैल्यू में जो है ट्रांजैक्शन जो आपका हो रहा है वो अनसर्टेन नहीं है, तो इस हिसाब से आपको वैल्यू पे करनी पड़ेगी। 27 और 28 प्रिवेंट्स अंडर वैल्यूएशन एंड इंश्योर ट्रांसपेरेंसी बाय रिक्वायरिंग करेक्ट डिस्क्लोजर्स ऑफ द वैल्यू, डिक्लेरेशंस ऑफ द वैल्यू, ताकि आप हमें बस कम पैसा मत दो। इसलिए हमने क्या सेक्शन निकाल दिया, सेक्शन 20 से 28 सेक्शन वैल्यूएशन। ठीक है, इसको इसका एक फोटो खींचो, पूरी इंटायर समरी यहां पे आपको मिल जाएगी कि 20 से 28 क्या कह रहा है। आज तक नहीं लिखा है, उसमें लिखा है, सिर्फ इस चैप्टर में ज्यादा है, बाकी तो छोटा छोटा ही है। चलो अब सारे सेक्शंस इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, पहला देखो सेक्शन 20 क्या था, फॉरेन का, तो हमने क्लियर कर दिया। एडवलरम ड्यूटी, एडवलरम ड्यूटी मैं बता देती हूँ क्या होता है। जैसे कि एक अमाउंट पे आपको ड्यूटी लगाई है, मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिलेगा कि नहीं। देखो ये क्या हो गया, अभी आपको दिखा रही हूँ एडवलरम। 30 डेज के बाद क्या लिखा है, अगर डिले किया 30 दिन का तो कितनी ड्यूटी, 2 टाइम। ऐसी मोर देन 180 के बाद क्या लिखा है, 12 टाइम। 180 बेटा, 180, 180 के बाद क्या लिखा है, 4 टाइम। मतलब उसके बाद भी डिले किया तो हर बार क्या लगेगी, 4 टाइम। अगर यहाँ पे मोर देन नहीं लिखा हो सपोज, ठीक है, मोर देन छोड़ दो, तो इसके बाद क्या लगने लगती है, एडवलरम। मतलब कि जो भी वैल्यू है हम उसमें और चीजें ऐड करते जाएंगे। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला बेस्ड है कि वो इतना परसेंटेज दे देते हैं कि हम 0.1% और ऐड करते जाएंगे। तो एडवलरम के माध्यम से समझो इंटरेस्ट, हम और ड्यूटी में क्या लगाते जाएंगे, इंटरेस्ट। तो एडवलम ड्यूटी ऑन मनी इन फॉरेन एक्सचेंज इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन इंडियन एक्सचेंज रेट ऑन द इंस्ट्रूमेंट एज नोटिफाइड। तो अगर आपका $5, $1 कितना होता है, मान लेते हैं 98 रुपीज, तो 100 रुपए मान लेते हैं। ठीक है, 85। ठीक है, अभी $1 85 का है, मान लेते हैं 100 रुपए, मान लेते हैं 100 रुपए। ठीक है, तो $5 कितने के, 500 के। ठीक है, तो ये तो 100 हो गया, तो इजी हो गया ना। तो वो कह रहे हैं कि अगर कहीं पे भी दिक्कत है आपको कि 8.5 है ये, तो आप इंडियन वैल्यू के हिसाब से एक्सचेंज रेट डिसाइड कर लो और फिर हमको स्टैम्प ड्यूटी दे दो। मतलब कि $5 के हिसाब से कितनी आ रही है, 500। ठीक है, तो आप हमें 500 पे कर दो, हमको चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन क्या है, 21, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक और सिक्योरिटीज, ड्यूटीज ऑन स्टॉक ऑन सिक्योरिटीज बेस्ड ऑन देयर मार्केट वैल्यू। तो हमको मार्केट वैल्यू पे चाहिए, चाहे प्रीमियम हो, चाहे इंटरेस्ट हो, चाहे फर्स्ट लेग ऑफ कैश फ्लो। फिर 22 में हमने क्या प्रेज्यूम किया था, सही है डॉक्यूमेंट। 23 में क्या है, इंटरेस्ट नॉट कंसिडर्ड, हमने बोल दिया था डबल टैक्सेशन होगा तो इंटरेस्ट नहीं होगा। 24 क्या है, transfer of property with debt, when the property is sold, when the unpaid debt of the mortgage, the debt is included, the sale of consideration duty। और पढ़ने पड़े थे, जितने भी मॉर्टगेज हो, जो भी हो, सब ड्यूटी को ऐड करके आपको एक ड्यूटी हमको पे करनी पड़ेगी। अब प्रॉपर्टी सेल कर दी, फिर साथ ही साथ मॉर्टगेज पे थी, सारी ड्यूटीज कैलकुलेट करो और एक ड्यूटी हमको पे करो। फिर 25 क्या है, वैल्यूएशन ऑफ एन्युटीज। तो फॉर्मूला लगा दिया कि डेफिनाइट पीरियड है, परपेचुटी 12 साल 20 साल तक होती है, इनडेफिनाइट पीरियड अगर ओवर 12 इयर्स है। उसके बाद 26 क्या लिखा है, indeterminate value, मतलब when the value is uncertain, the execute can declare but cannot claim more than the value of which the duty was
पेड, मतलब मुझे नहीं पता कितनी पे करनी है, ठीक है, जैसे माइनिंग लीजेज है, मुझे नहीं पता, तो आप क्या करो, एक अमाउंट पे कर दो और बाकी जितना शॉर्टफॉल होगा वो पेनाल्टी में पे कर देना। सेक्शन 27 ऑब्लिगेशन है कि डिस्क्लोज करना। 28 मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो अनलेस वन इज ऑलरेडी स्टैम्प्ड एफिशिएंट, मल्टीपल है तो सब में आपको इंस्ट्रूमेंट में ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। अब मैं आपको वहां जहां वैल्यूएशन है वहां हिंदी में लिखो। सेक्शन 20 से 28 बोलता है, लिखो, सेक्शन 20 से 28 बोलता है, 20 से 28 बोलता है स्टैम्प ड्यूटी का एक्यूरेट कैलकुलेशन करो, स्टैम्प ड्यूटी का एक्यूरेट कैलकुलेशन करो, स्टैम्प ड्यूटी का एक्यूरेट कैलकुलेशन करो, ताकि गवर्नमेंट को ड्यूटी पूरी मिल सके, गवर्नमेंट को ड्यूटी पूरी मिल सके। इसके नीचे ये वाला जो है सेक्शन 20 से ये वाला जो स्टिकी नोट है वो लगा लेना, ठीक है। आगे का एज पर फोटो कि 20 में क्या बोला, 21 में, 22 में, 23 में, 24, 25। देखो इलस्ट्रेशन पहला वाला, ख्वाहिश, पढ़ो क्या लिखा है। सेकेंड पेज पे रिलीज, रुक जाना इधर पे। देखो ए बी को ओ करता था, मतलब कितने पैसे उसने उससे लिए हुए थे, 1000 रुपए। अब 1000 रुपए वापस देने थे, ठीक है, वो अभी नहीं दिए, बल्कि और क्या कर दिया, एक और प्रॉपर्टी बेच दी। कितने की बेची, 500 की। ट्रांजेक्शन कितना है, 1000 वाला भी बचा है और 500 भी बचा है, और बोल रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी ले लो 500 की, और मान लो कि अब बस अपना कोई लोन नहीं है। लेकिन यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी कितने पे होगी, 1500 पे। समझ आया वैल्यूएशन कैसे निकाला, ठीक है। नेक्स्ट खुशी, एक मिनट, खुशी नेक्स्ट पढ़ना। ₹4 ऑन 1700, ठीक है। अभी देखो प्रॉपर्टी एक बेची कितने की थी, 500 की, वो ऑलरेडी सी को मॉर्गेज थी, कितने कितने रुपए में मॉर्गेज थी, 1000 रुपए, और इंटरेस्ट कितना था उस पे, 200। तो टोटल वैल्यूएशन कैसे निकाला, इंटरेस्ट पे भी भरो और फिर इंटरेस्ट, लेकिन अगर वो वाला है ना, यहाँ पे सेल हो रही है, लोन के साथ इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ पे सेल कर रहे हो आप प्रॉपर्टी, ठीक है। देखो नेक्स्ट देख लो एक बार, बी ने क्या किया, मॉर्गेज किया एक हाउस कितने रुपए का, 10,000 का, टू बी 10,000 का मॉर्गेज, 10,000 का हाउस मॉर्गेज किया टू बी कितने रुपए में, 5,000 में। बी आफ्टरवर्ड्स बाइज द हाउस फॉर अ फ्रॉम ए, बाद में क्या कर लिया, खरीद लिया, तो स्टैम्प ड्यूटी कितने पे, 10,000 पे लग रही है, तो फिर 5,000 नहीं ले रहे हैं। समझ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे सेल हो रही है और मॉर्गेज हो रही है, ऐसा नहीं हो रहा है ना, मॉर्गेज वाली चीज बाद में सेल हो रही है, तो आप ये नहीं बोल सकते 5,000 पे, सीधे 10,000 पे स्टैम्प ड्यूटी। एक और सेक्शन था अपोर्शमेंट, यहां बस हिंदी में लिखो, सेक्शन 28 के आगे हिंदी में लिखो। 28 बताता है, सेक्शन 28 बताता है, प्रपोर्शनेट सुना है ना आप लोगों ने, प्रपोर्शनेट बेसिस क्या होता है, सबको कुछ ना कुछ मिलता है ना, वैसे ही अपोर्शमेंट होता है, ठीक है। चलो लिखो, 28 बताता है स्टैम्प ड्यूटी कैसे कैलकुलेट होगी, स्टैम्प ड्यूटी कैसे कैलकुलेट होगी अगर सेल में, अगर प्रॉपर्टी की सेल में, अगर प्रॉपर्टी की सेल में बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर्स इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर्स इन्वॉल्व हैं,
28 बताता है स्टैम्प ड्यूटी कैसे कैलकुलेट होगी अगर एक प्रॉपर्टी की सेल में बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर्स इन्वॉल्व हैं। अब एग्जाम्पल समझो, एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, हम लोग सब कौन है, बेचने वाले हैं, और ये लोग कौन है, खरीदने वाले हैं। तो मतलब कि मैं अपना हिस्सा बेचूंगी, ये अपना हिस्सा, सब अपना अपना हिस्सा बेचेंगे, ये लोग हमारा हिस्सा खरीदेंगे। अब स्टैम्प ड्यूटी कैसे पे होगी, ये कौन बताता है, सेक्शन 28। पहला देखो क्या लिखा है, सेल इन parts. If the property is sold as whole but conveyed in parts to the buyer, the property will be calculated on a distinct कंसिडरेशन ऑन ईच पार्ट। मैं अपना पार्ट 1 करोड़ का बेच रही हूँ, लेकिन तुम लोग अपना पार्ट कोई 50 लाख, कोई 40 लाख, कोई 20 लाख, तो सब 1 करोड़ वाली बेच दोगे क्या स्टैम्प ड्यूटी? नहीं, अपने अपने कंसिडरेशन पे अपनी अपनी स्टैम्प ड्यूटी पे करो। समझ आया? अगर जॉइंट बायर्स है और सेपरेट कन्वेंस है, ठीक है, मतलब दो लोग मिलके आ रहे हो लेकिन बेचने वाले दो अलग अलग लोग हैं। व्हेन द मल्टीपल बायर्स जॉइंटली परचेज अ प्रॉपर्टी एंड द प्रॉपर्टी इज लेटर कन्वेड टू ईच बायर इंडिविजुअली, ईच पार्ट विल बी चार्ज विद द ड्यूटी। समझ आ रहा है? अब हिंदी में लिखो, पॉइंट नंबर 1, साइड में जगह है क्या कि नहीं तो स्टिकी नोट लगा लो, स्टिकी नोट लगा लो, एक काम करो। पर वो भी पार्ट्स में खरीद रहे हैं ना, पार्ट हम सब मिलके अपना अपना पार्ट, तुम सबको अपना अपना पार्ट दे रहे, तो जैसे तू मुझसे खरीद रही है, शाश्वत आरुष शाश्वत से खरीद रहा है, ऐसे मतलब अमृत आर्ट से खरीद रहा है, ठीक है, तो ये 40 में बेच रहा है, मैं 1 करोड़ में, तो 1 करोड़ पे अलग स्टैम्प ड्यूटी, 40 लाख में अलग स्टैम्प ड्यूटी, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 लिखो, सेल इन पार्ट्स, सेल इन पार्ट्स, सेल इन पार्ट्स, PARTS, पार्ट्स, ठीक है, डैश वन प्रॉपर्टी, वन प्रॉपर्टी, वन प्रॉपर्टी सोल्ड इन पार्ट्स टू बायर, टू वन बायर लिखना, टू वन बायर, वन प्रॉपर्टी सोल्ड इन बाय, सोल्ड टू, सोल्ड नहीं, वन प्रॉपर्टी इन पार्ट्स सोल्ड टू वन बायर, डैश stamp duty for each part, stamp duty for each part। पॉइंट नंबर 2 लिखो, मल्टीपल बायर, मल्टीपल बायर्स, एस लगाना, मल्टीपल बायर्स jointly purchase one property, jointly purchase one property, comma, jointly purchase one property, comma, jointly purchase one property, comma, later sell it, later sell it individually, later sell it individually, later sell it individually each part, later सेल इट इंडिविजुअली ईच पार्ट, अपना अपना पार्ट आप क्या कर रहे हैं, वो बेच रहे, खरीदी एक साथ थी, अब क्या कर रहे हैं, बेच रहे, डैश स्टैम्प ड्यूटी, डैश स्टैम्प ड्यूटी फॉर ईच पार्ट, स्टैम्प ड्यूटी फॉर ईच पार्ट। थर्ड, सब सेल टू अ थर्ड पार्टी, थर्ड पॉइंट, सब सेल, SUB, सब सेल टू अ थर्ड पार्टी, सब सेल टू अ थर्ड पार्टी। इसमें क्या हुआ, खरीदने से पहले ही बेच दी, मतलब प्रॉपर्टी यहां से बोला ले रहा हूं और यहां कर दिया बेच दी, प्रॉपर्टी डायरेक्टली यहां जाएगी, यहां पे पैसे देने पड़ेंगे, यहां से पैसे लेने पड़ेंगे, ये चीज हो रही है, ठीक है, पलटाना, परफेक्ट, ठीक है। इफ अ बायर, इफ अ बायर, हाँ इसी के आगे, इफ अ बायर बिफोर रिसीविंग, before receiving the property, if a buyer before receiving the property sells to third party, sells to third party, dash dash duty on final sale price, duty on
फाइनल सेल प्राइस, ब्रैकेट में लिखना अवॉइड डबल ड्यूटी, ड्यूटी ऑन फाइनल सेल प्राइस, अवॉइड डबल ड्यूटी, ड्यूटी ऑन फाइनल सेल प्राइस, अवॉइड डबल ड्यूटी। फिर फोर्थ पॉइंट, सेल इन पार्ट्स टू मल्टीपल सब परचेजेस, सेल इन पार्ट्स टू मल्टीपल सब परचेजेस, सेल इन पार्ट्स टू मल्टीपल सब परचेजेस, सेल इन पार्ट्स टू मल्टीपल सब परचेजेस। बस इसके आगे लिखो रीसेल्स इन पार्ट, सेम चीज है फर्स्ट वाला ही, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है। रीसेल इन पार्ट्स टू अदर्स, आगे लिखना हो तो बायर लिख लेना, ठीक है, ब्रैकेट में, इसके बाद ब्रैकेट में लिख लो बायर। रीसेल्स इन पार्ट्स टू अदर्स, लिखा अदर्स, फिर ईच ड्यूटी इज चार्ज ऑन प्राइस, ड्यूटी इज चार्ज ऑन प्राइस बाय ईच सब बायर, ड्यूटी इज चार्ज ऑन प्राइस बाय ईच सब बायर, ड्यूटी इज चार्ज बाय ईच, ड्यूटी इज चार्ज ऑन प्राइस है, सॉरी, ड्यूटी इज चार्ज ऑन प्राइस बाय ईच सब बायर। अब देखो पहले क्या हो रहा था, प्रॉपर्टी पलटा रहे थे तो फाइनल प्राइस पे क्या लग रही थी, ड्यूटी। अब भी प्रॉपर्टी पलटा रहे लेकिन डिफरेंट डिफरेंट लोगों को पलटा रहे, तो हर कोई ड्यूटी भरेगा, ठीक है, बस यही चीज है। लास्ट पॉइंट लिखो, इतना समझ आया सबको? लास्ट पॉइंट लिखो, टू सेल्स ऑफ द सेम प्रॉपर्टी, टू सेल्स ऑफ द सेम प्रॉपर्टी, टू सेल्स of the same property dash two buyers ठीक है, ड्यूटी विल बी चार्ज्ड on original seller consideration, duty will be charged on original seller's consideration। जितना पैसा कमाया है उस पे क्या लगा दो, ड्यूटी लगा दो। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, अपोर्शमेंट को, और स्टिकी नोट लगा लो अपने अपने। सेक्शन 29, एक क्वेश्चन आ सकता है आपको कि आर्टिकल शेड्यूल 1 में क्या क्या आता है, ठीक है। सेक्शन 29 हेडिंग क्या लिखी है, पर्सन लाइबल टू पे ड्यूटी, और उसमें लिखा है नीचे इन केस इंस्ट्रूमेंट डिस्क्राइब्ड इन शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में पहला पॉइंट क्या लिखा है, एडमिनिस्ट्रेशन बॉन्ड, दूसरा क्या लिखा है, टाइटल डीड्स, ठीक है, डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, तीसरा क्या लिखा है, बिल ऑफ एक्सचेंज, फिर क्या लिखा है, बॉन्ड, उसके बाद बॉटमरी बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड का एक पार्ट है, उसके बाद कस्टम बॉन्ड, उसके बाद फर्दर चार्ज, उसके बाद इंडेनिटी बॉन्ड, उसके बाद मॉर्टगेज डीड, उसके बाद प्रोमिसरी नोट, उसके बाद रिलीज, कोई डिपॉजिट अमाउंट रहे, उसके बाद रिस्पॉन्ड वाला बॉन्ड, उसके बाद सिक्योरिटी बॉन्ड, उसके बाद सेटलमेंट, और उसके बाद ट्रांसफर बॉन्ड, मॉर्टगेज, सब एक दूसरे के पार्ट ही है, डीड, मॉर्टगेज, ट्रांसफर, ये सब हो रहा है, ठीक है। बाय ड्रॉइंग द पर्सन मेकिंग और एग्जीक्यूटिंग ऑफ सच, मतलब ये सारा होगा तो ड्यूटी कौन भरेगा, जो ड्रॉ कर रहा है, मतलब जो अग्रीमेंट इंस्ट्रूमेंट को बनाता है, जो एग्जीक्यूट करता है, वो स्टैम्प ड्यूटी भरेगा। मार्क करो। अब देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज, बॉन्ड, प्रोमिसरी नोट, सिक्योरिटी बॉन्ड, डिबेंचर, अदर टाइप, ड्यूटी कौन भर रहा है, मेकर और द ड्रॉर, यहां लिखा है बच्चे, मेकर और द ड्रॉर। फिर मॉर्टगेज डीड में कौन भर रहा है, एग्जीक्यूटर। उसके बाद पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस, अदर देन फायर इंश्योरेंस है, हाँ, तो द पर्सन अफेक्टिंग द इंश्योरेंस, बाय द पर्सन अफेक्टिंग द इंश्योरेंस। उसके बाद अगर फायर पॉलिसी है तो बाय द पर्सन इशूइंग पॉलिसी, वो पर्सन स्टैम्प ड्यूटी भरता है फायर इंश्योरेंस में। उसके बाद क्या है, कन्वेंस, यानी कोई भी सेल हो रही है, ट्रांसफर, तो कौन स्टैम्प ड्यूटी बेयर करता है, ट्रांसफरी। इन केस ऑफ लीज, लेसी। उसके बाद काउंटर पार्ट्स ऑफ लेसी, तो लेसर, ठीक है। उसके बाद फिर पार्टीशन हो रहा है तो पार्टीज देयर जिनको प्रपोर्शन मिलता है, शेयर्स इन होली प्रॉपर्टी पार्टीशन्ड, ठीक है। अब आपके में देखो
पहला पहला पॉइंट हो गया ये डी 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 तो यानी ड्रॉअर, ठीक है। उसके बाद मार्क करो पॉलिसी ऑफ इंश्योर्स अदर देन इंश्योरर फायर इंश्योरेंस, बी पॉइंट में मार्क करो, या फिर इसका फोटो ले लो स्टिकी नोट पे लगा लेना जैसा आपको ठीक लगे। किया, समझ आया? स्टैम्प ड्यूटी कौन भरेगा? पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस में पर्सन अफेक्टिंग द इंश्योर, फायर इंश्योरेंस हो तो जो पॉलिसी मेकर, ठीक है। उसके बाद फिर कन्वेंस हो रहा है तो ट्रांसफर, रिलीज हो रहा है तो लेसी, उसके बाद इन केस ऑफ काउंटर पार्ट्स ऑफ लीजिंग मतलब टेनेंसी हो रहा है तो फिर लेसर, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट पार्टीशन तो सारी पार्टीज जिनको पार्टीशन होता है। अब है मोड्स ऑफ स्टैंपिंग, दो मोड्स बताए थे आपको स्टैंपिंग के, अडेसिव और इम्प्रेसिव, तो यानी कि वो स्टैंप पेपर ले आओ या फिर टिकट लगा दो, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्टैंपिंग देखो, अडेसिव और इम्प्रेस्ड। अडेसिव यानी मैंने क्या बताया था, ऐसे यानी टिकट्स, लिखो वहां पे यूजेस ऑफ अडेसिव टिकट्स में लिखो यूज ऑफ अडेसिव स्टैम्प्स में लिखो टिकट्स, ब्रैकेट में लिखो रेवेन्यू टिकट, पोस्टल टिकट, शेयर ट्रांसफर टिकट। रेवेन्यू टिकट्स, पोस्टल टिकट्स और शेयर ट्रांसफर टिकट्स। रेवेन्यू, पोस्टल, शेयर ट्रांसफर, ये कहां कहां यूज होती है वो बताया। पहला क्या लिखा है, जो 10 पैसे से कम की हो, जिसमें ड्यूटी 10 पैसे के कम के हो, उस पे आपको क्या करना है, टिकट लगाना है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें 10 पैसे कम की स्टैम्प ड्यूटी आती है, आपको क्या लगानी है, टिकट लगानी है। बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट ड्रॉज मेड आउट ऑफ इंडिया, क्या लगानी है, टिकट। इंडिया के बाहर अगर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट बनाते हो तो क्या लगानी है, पोस्टल टिकट। उसके बाद एंट्री एज एन एडवोकेट, वकील, अटॉर्नी और रोल ऑफ एन हाई कोर्ट, तो कोर्ट की टिकट्स होती है तो वकील वाले लोग वो टिकट्स यूज करते हैं, ठीक है, अपने वकालतनामा में टिकट लगाते हैं। उसके बाद नोटरियल एक्ट्स, वहां लिखो एक्नॉलेजमेंट्स, कोई भी फॉर्म्स या फिर एक्नॉलेजमेंट्स, नोटरियल एक्ट्स, एक्नॉलेजमेंट, नोटरियल एक्ट्स भाई, फोर्थ पॉइंट यहाँ ब्रैकेट में लिखो एक्नॉलेज, मतलब कोई भी रिसीट ऑफ पेमेंट का एक्नॉलेजमेंट है या शेयर ट्रांसफर है तो ये नोटरियल एक्ट्स हैं, इसमें आपको क्या लगेगी, टिकट, ठीक है। नोटरी वाले कामों में एफिडेविट्स, हाँ एक्नॉलेजमेंट्स, एफिडेविट्स। उसके बाद लास्ट क्या लिखा है, ट्रांसफर बाय इन्वोस्टमेंट ऑफ शेयर्स, शेयर ट्रांसफर में भी क्या लगती हैं, टिकट्स लगती, क्या लगती हैं, टिकट्स। अडेसिव स्टैम्प कहां कहां यूज होते हैं, शेयर ट्रांसफर में, उसके बाद नोटरियल एक्ट्स में, उसके बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट जो आउट ऑफ इंडिया है, उसके बाद फिर 10 पैसे से कम हो, और एंट्री एज एन एडवोकेट और वकील और उसके कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो हाई कोर्ट में जमा होते हैं, ठीक है। ऐसी ब्रैकेट में लिखा है कॉमा, और अटॉर्नी भी तो लिखा है, सब एक ही होते हैं, ठीक है। समझ आया कहां कहां अडेसिव यूज होते हैं, इंपॉर्टेंट मार्क करो। अब बच्ची जो टिकट लगती है ना, इनको ना कैंसिल करना पड़ता है, इनको क्या करना पड़ता है, कैंसिल। ऐसे क्रॉस लगा हुआ देखा होगा आपने, या फिर एक कैंसिल का ठप्पा लगाते हुए देखा होगा, या फिर गो देते हैं ऐसे, क्यों करते हैं ऐसे, दोबारा यूज ना कर पाए। तो ये एक्ट में लिख के दिया है कि आपने टिकट लगाई, उसके बाद उसको कैंसिल करना है, वो ड्यूली स्टैम्प कहलाएगा, वो ठीक है। दूसरा कि वो दोबारा यूज ना हो सके, क्योंकि टिकट निकाल के कहीं और लगा दो तो गवर्नमेंट को तो पैसे मिले ही नहीं। हर बार आपने लगाई, दिखाया हाँ स्टैम्प है, और फिर क्या कर दिया, नई टिकट लगा दी, स्कैन वैन करके रख लिया, ठीक है। तो सिग्नेचर वगैरह अभी उन्होंने क्लियर कर दिया मोड्स ऑफ कैंसिलेशन की किस तरीके से कैंसिल करना है। अब देखो पहला क्या लिखा है, कैंसिलेशन, वहां बस सिंपल लैंग्वेज में लिखा है कि अफिक्सिंग ऑफ एनी अडेसिव स्टैम्प टू एनी इंस्ट्रूमेंट चार्जेबल ड्यूटी हैज बीन एग्जीक्यूटेड बाय पर्सन शैल व्हेन अफिक्सिंग सच स्टैम्प क्या करना है, कैंसिल, सो दैट इट कैन नॉट बी यूज्ड अगेन, ठीक है। एग्जीक्यूटिंग एनी इंस्ट्रूमेंट ऑन एनी पेपर बेयरिंग एडेसिव कैंसिल द स्टैम्प, पेपर में भी स्टिक करते तो भी आपको क्या करना है, उसको कैंसिल। अगर कैंसिलेशन हैज नॉट बीन डन एट द टाइम ऑफ सच एक्सीडेंट द पर्सन फेल्स टू कैंसिल ही शैल बी लायबल टू अ पेनाल्टी, मतलब नहीं कैंसिल किया तो क्या लगेगी, पेनाल्टी, ठीक है। जब भी आप, और अगर आपने कैंसिल नहीं किया तो उसको हम क्या बोल देंगे, डीम टू बी अनस्टैम्प्ड, डीम टू बी अनस्टैम्प्ड, ठीक है। तो कैंसिल करना बहुत
जरूरी है। तीन चीजें, पहला कि कैंसिल करना है, क्यों? क्योंकि वो दोबारा यूज ना हो सके। अगर कैंसिल नहीं किया तो पेनल्टी, और अगर फिर भी कैंसिल नहीं किया तो हम क्या डिक्लेयर कर देंगे उसको? अनस्टैम्प। अब नेक्स्ट टॉपिक है मोड्स ऑफ कैंसिलेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोड्स ऑफ कैंसिलेशन, पहला क्या लिखा है? ड्रॉइंग ऑन क्रॉस, या फिर कोई नेम और इनिशियल लगा देना। उसके बाद क्या लिखा है? मर्ली ड्रॉइंग अ लाइन क्रॉस इट। उसके बाद डायगोनल लाइंस। उसके बाद इलिटरेट पर्सन का कोई ना कोई क्रॉस लगेगा, ठीक है। अब इसको ऐसे समझो, मोड्स ऑफ कैंसिलेशन, पहले क्या लिखा है? रिटिंग और इनिशियलिंग ऑन द स्टैम्प विद द डेट। तो ये टिकट है, मैंने यहाँ पे नाम वाम लिख दिया और डेट लिख दी, तो दोबारा यूज नहीं हो सकती। फिर क्या लिखा है? ड्रॉइंग डायगोनल लाइंस, तो मैंने क्या कर दिया? डायगोनल लाइंस बना दी। फिर क्रॉस, तो ये फिर क्रॉस कर दिया, ठीक है। अब इनवैलिड, ये वैलिड मोड है कि साइन वाइन कर दो, नाम कर दो, क्रॉस कर दो, लाइन कर दो, हमको चलेगा। इनवैलिड मोड में क्या लिखा है? सिंपल लाइन बना दी तो भी काट काट के यूज हो जाता है। फिर लाइन नॉट रेंडरिंग द स्टैम्प, अब तीन चार है, मैंने ऐसी लाइन बनाई है, लग रहा है कि कैंसिल है, नहीं, तो यूजेबल वाली लगाई है। उसके बाद फिर एडिंग अ डेट बाय अ थर्ड पार्टी आफ्टर द डॉक्यूमेंट्स डेट। डॉक्यूमेंट में जो डेट लिखी है, जैसे मैंने एग्जीक्यूशन आज इंस्ट्रूमेंट किया, आज की तारीख क्या है? 24, लेकिन मैंने टिकट में क्या कर दिया? जाके 30 की डेट लिख दी, मतलब 30 को निकाल के फिर से यूज हो सकता है ना, तो फ्यूचर डेट मैंने उसमें मेंशन कर दी, तो भी ये क्या हो गया? इनवैलिड। फिर कैंसिलिंग एन एडजस्टेड स्टैम्प बट नॉट द फर्स्ट वन, मतलब कि ये है, ये है, ये है, मैंने क्या कर दिया? सिर्फ यहाँ पे कैंसिल का स्टैम्प मारा, तो क्लियरली दिख नहीं रहा है कि कहाँ पे स्टैम्प आपने मारा है, ठीक है। तो वैलिड, वैलिड क्या क्या होता है? डायगोनल लाइंस, क्रॉसिंग, और फिर नेम एंड इनिशियल करना, ठीक है। इनवैलिड क्या होता है? सिंपल लाइन इनवैलिड होता है। फिर लाइन नॉट रेंडरिंग द स्टैम्प, मतलब उसके ऊपर आ ही नहीं रही है, और फिर फ्यूचर डेट डाल दी, और फिर कैंसिलिंग एंड एडजेसेंट स्टैम्प, पहला वाला नहीं, बस लास्ट वाला क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया, ठीक है। इसका एक बार फोटो ले लो या लिख लो, जैसा करना हो। ले लिया? दो मोड्स ऑफ वैलिड और इनवैलिड यहां से पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, इंस्ट्रूमेंट स्टैम्प विथ इंप्रेसिव हाउ टू बी रिटन। अच्छा, इंप्रेसिव स्टैम्प क्या होता है बच्चे? वो जो पूरा स्टैम्प पेपर 500 लिखा था। अच्छा, जब मैंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है तो मैंने क्या किया है? उस पे वो लगा दिया है 500 का स्टैम्प, और मेरा पूरा अग्रीमेंट पीछे में, तो वो फिर से निकाल के यूज हो सकता है ना। मैंने मैंने एक स्टैम्प पेपर खरीदा और मेरा एक पार्टनरशिप अग्रीमेंट है, मेरा पार्टनरशिप रेडी है, सबने साइन किया, मैंने क्या कर दिया? ऊपर एक स्टैम्प पेपर लगा दिया, उसमें कुछ लिखा है? नहीं लिखा। उसमें कुछ साइन है? नहीं है। चलो साइन भी कर दिया, साइन कर दिया, दोबारा यूज हो सकता है? कोई और अग्रीमेंट में दोबारा लगा दो इन्हीं लोगों के अग्रीमेंट में। तो हम कह रहे हैं उस पे कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए। कभी भी देखना, स्टैम्प पेपर अगर फर्स्ट पेज है तो उस पे ऊपर थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ लिखा रहता है, ठीक है। तो आपको कुछ ना कुछ उस पे लिखना चाहिए। तो यहाँ लिखा है इंस्ट्रूमेंट विथ इंप्रेसिव स्टैम्प how to be written. So the stamp shall be written in such a manner that stamp paper may appear on the face of the instrument and cannot be used or applied for any other instrument. Instrument मतलब अपना agreement ऐसा बनाओ कि stamp paper के चेहरे पे भी कुछ ना कुछ उसमें points cover हो जाए। क्लियर है सबको? हाँ, लिख रहे थे? ये देखो, ये ई स्टैम्प ऐसा दिखता है, ठीक है। तो इस पे ना छप के आता है पार्टीज का नाम और ये वो, तो दोबारा यूज नहीं। और जो आपका नॉर्मल स्टैम्प पे लिखा हुआ है नीचे, उसकी पेन के नीचे देखो, तो ये डिस्क्रिप्शन प्रिंट आपके इंप्रेसिव स्टैम्प पे छप के आना चाहिए, ठीक है। क्या? हाँ दे रही हूँ, एक मिनट। ब्रेक ही तो चल रहा है, टीवी दिखा रही तुमको मैं। ये देखो, हाँ अडेसिव का कैंसिलेशन दिखा रही हूँ, देखो क्या कैंसिल किया है इसने। महाराष्ट्र दिख रहा है, ठीक है, फिर भी आधा अधूरा स्टैंप है। ये साइन वाला दिख रहा है,
ये सही है, ये पूरा साइन किया हुआ है उसने, ठीक है। ये देखो एक ऐसे मार्क बना दिया है, कुछ ना कुछ प्रॉपर कैंसिलेशन होना चाहिए कि लाइंस ड्रॉ होनी चाहिए, क्रॉस होना चाहिए, वो होता है। ये हाफ हाफ नहीं है ना, मैं बोलता पूरा पूरा क्रॉस लाइंस हो। वैलिड में तीन पड़े ना, क्या क्या, नेम और इनिशियल, पूरा क्रॉस हो, या फिर ठप्पा लगा हो, और क्या, डायगोनल लाइंस हो, तो वैलिड होगा। ये हाफ हाफ वाले वैलिड नहीं होंगे। ये देखना सिर्फ नीचे आ रहा है, तो ये तो मैं किसी के साथ भी जोड़ सकती हूँ, फॉरेन बिल में जो लगा है ये वाला, ठीक है। चलो 5 मिनट का ब्रेक, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। हार्डली 5 8 मार्क्स, बहुत बड़ा दिया ना, बहुत है, इसलिए आज मैंने हिंदी में लिखवाया। अब इजी लगेगा, अब थोड़ा समझ आएगा आई थिंक, कितनी स्टैम्प ड्यूटी कहाँ बन। चलो एक बार ना चैप्टर के लास्ट में आ जाओ, फिर खा लेना आराम से, ठीक। चैप्टर के लास्ट में आओ। क्यों फोटो ले रही हो तो? वाइश तुम्हारी फोटो खींची है इसने, देख लेना, मैंने देख लिया है इसको। हाँ, क्या बोल रहा है? कहीं तुम अगर किडनैप विडनैप हो गई तो इसकी जिम्मेदारी, इसने तुम्हारी फोटो भेज दी है किसी किडनैपर को। हाँ? नहीं नहीं, अगर ख्वाहिश गायब हुई तो जिम्मेदारी किसकी है, ठीक है। ये पीजी वीजी इसने सब पता कर लिया है, तुम ऑटो से आते हो ये भी पता कर लिया है। देख छोड़ने भी गई है, प्रॉपर एजेंट वाला काम कर रही है, तेरे को एक आध दिन उठवा लेगी ये। चलो लास्ट देखो, सबसे लास्ट में आ जाओ, सबसे लास्ट चैप्टर के सबसे लास्ट में आओ, 1 मिनट, सबसे लास्ट बेटे, इसको सर्टिफिकेट बाय कलेक्टर रीड लिखो पूरा, एजुकेशन एज टू स्टैम्प्स, मतलब कहीं कुछ दिक्कत हुई तो क्या होगा, इसको एक बार रीड लिख लो। इंस्ट्रूमेंट में फीस कम पे कर दी, पेनाल्टी ज्यादा लग रही है, ये सब कोई दिक्कत हुई तो एजुकेशन, ठीक है। उसके ऊपर देखो एक टॉपिक है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स विद रिगार्ड टू कैलकुलेशन एंड पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, ठीक है। अब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स बोल रहा है कि एक एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे कि कैसे स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेट होती है और कैसे पे होती है। उन लोगों ने दिया, एज वी नो स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है जिसने, ये महाराष्ट्र में चलता है, ठीक है। मतलब मुझे अगर महाराष्ट्र में कहीं स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होती ना, तो मैं ये वेबसाइट खोलती हूँ, कौन सी वाली, नाम बोलो ना, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये एक पब्लिक कंपनी है, सब्सिडी किसी की, और ये स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल है ई स्टैंपिंग के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ई स्टैम्प। कौन सी कंपनी है, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडिया लिमिटेड, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट स्टेप क्या लिखा है, हाउ टू पे, पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वेबसाइट खोलनी पड़ी, डायग्राम दिख रहा है कि वेबसाइट खुलती है तो ऐसा दिखता है, ई स्टैंपिंग, ई रजिस्ट्रेशन या ई कोर्ट फीस। मुझे महाराष्ट्र में अगर स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है तो मैंने स्टॉक होल्डिंग की क्या खोल ली, वेबसाइट खोल दी। वेबसाइट खोली तो क्या दिखा, अंधे भी हो गए होगे तुम लोग, बोलो ना क्या लिखा है, ई स्टैंपिंग, ई रजिस्ट्रेशन और ई कोर्ट्स। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, ई स्टैंपिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद क्या लिखा है, सेपरेट वेब पेज खुल जाएगा। उसके बाद ऐसा पेज आपका खुल जाएगा, ई स्टैंपिंग के वेबसाइट पे आप आ जाओगे। जब इस पे आ जाओगे तो क्या करना है, क्लिक ऑन स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट, ठीक है, कि हमको पे करनी है। उसके बाद आफ्टर क्लिकिंग एक और सेपरेट खुलेगा जहां पे लॉग इन वगैरह आएगा। लॉग इन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर हो गया तो इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऐसे दिखने लगेगा। आफ्टर साइनिंग द अबव पेजेस शैल बी डिस्प्लेड। उसके बाद क्लिक ऑन शेयर डिटेल्स एंट्री फॉर्म, जो इसका भी चाहिए आपको वो फॉर्म आपने क्या किया, अटैच कर दिया एज पीडीएफ, सबमिट किया तो आपका फॉर्म क्या हो गया, सबमिट। और हम मान लेंगे फिर एक स्टैम्प जनरेट हो जाएगा, एक रिसीट आ जाएगी कि क्या हो गया, आपका एक ई स्टैम्प हो गया है, ठीक है।
अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताती हूँ क्या होता है। देखो, वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, ई स्टैंपिंग पे जाते हैं, ठीक है। स्टॉक होल्डिंग से मैं ये रिसीट्स निकालती हूँ, फॉर्म वॉर्म अपलोड करने के बाद रिसीट्स आती है, फिर बैंक में मैं वो रिसीट्स दिखाती हूँ। जब बैंक में रिसीट्स दिखाऊंगी तो बैंक बोलेगा इतना इतना अमाउंट पे करो, फिर बैंक को मैं वो पे करती हूँ, तो बैंक मुझे उसका एक एक्नॉलेजमेंट देता है। क्या देता है? एक्नॉलेजमेंट कि फाइनली आपने स्टैम्प ड्यूटी क्या कर दी है, पे कर दी है। इस तरीके से स्टॉक होल्डिंग के थ्रू ई स्टैंपिंग हो जाती है। तो वो एक्नॉलेजमेंट जो होता है वो मैं अपने इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लगाती हूँ। तो महाराष्ट्र में अगर स्टैम्प ड्यूटी ऑनलाइन पे करनी है स्टॉक होल्डिंग के थ्रू हो सकती है। इसके जस्ट ऊपर टॉपिक है ई स्टैंपिंग। क्या टॉपिक है? ये सब हमको नहीं देखना है। पेनाल्टीज, अभी पेनाल्टीज रुक जाओ, ठीक है। ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज, इसको बस एक बार हमको रीड करना है। मैं इसको शॉर्ट में आपको दे दूंगी, मैं आज ही व्हाट्सएप पे भेज दूंगी आपको ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज का शॉर्ट आंसर, किस पे कितनी पेनाल्टी, किस पे कितनी पेनाल्टी, ठीक है। वहां पे लिख लो ऑफेंस एंड पेनाल्टीज, नोट्स बाय मैम, पेज नंबर मेरा 447 है। नोट्स बाय मैम, ठीक है। मुझे आपको देना है ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज, ठीक है। उसके बाद रेफरेंस एंड रिवीजन, अपन ने एक बार समझा है रेफरेंस एंड रिवीजन क्या होता है। कोर्ट को बोल दो रेफर कर दो, ठीक है, या फिर रिवाइज कर दो, सिर्फ रीड लिखो। ये इसमें नहीं पूछेगा, वो तुमसे सीपीसी या सीआरपीसी में पूछेगा। ई स्टैंप नहीं आया क्या? हाँ, ये कॉन्सेप्ट खोलो, कॉन्सेप्ट ऑफ ई स्टैंपिंग। ई स्टैंपिंग यानी ऑनलाइन स्टैम्प ड्यूटी पे करना। वहां लिखो कंप्यूटर बेस्ड, मार्क करो कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन एंड सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक वे ऑफ स्टैंपिंग डॉक्यूमेंट। कौन फैसिलिटेट करता है ई स्टैंपिंग? कौन सी कंपनी? स्टॉक होल्डिंग एच एच, वही स्टॉक होल्डिंग HHCIL, ठीक है, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। बेनिफिट्स, ई स्टैंपिंग करने से क्या बेनिफिट होंगे जल्दी बताओ? पेपरलेस, ठीक है, कुछ भी लॉस नहीं होगा, फ्रॉड नहीं होगा, एग्जैक्ट कॉस्ट पता चल जाएगी आपको। देखो सबसे पहले क्या लिखा है? टाइम कंज्यूमिंग। दूसरा क्या लिखा है? इजीली एक्सेस, बार बार नोटरी वाले को फोन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कॉस्ट सेविंग, टिकट लेना जाना ये सब कंटेंट अब नहीं होंगे। उसके बाद ई स्टैम्प सर्टिफिकेट तुरंत जनरेट होता है, टैंपर प्रूफ होता है, कोई भी इसमें वो आप कैंसिलेशन ये सब टंटे भी नहीं है। उसके बाद ई स्टैंपिंग सर्टिफिकेट एक यूनिक आईडी से आपको मिलता है। उसके बाद इजीली एक्सेसिबल, अगेन सेम पॉइंट, सिक्योर्ड रहता है और कॉस्ट सेविंग और यूजर फ्रेंडली होता है। वेरीफाइंग, ठीक है, ई बाय क्लिकिंग ऑन वेरीफाइंग ऑनलाइन, आप बार बार वो यूआईएन नंबर डालो, आप वेरीफाई कर लोगे भाई हमारा स्टैम्प तो जनरेटेड है। ऑथराइज कलेक्शन सेंटर, AACC एक एजेंट है किसका? स्टॉक होल्डिंग वो वाली कंपनी का, कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। मोड्स ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, कैश से भी पे कर सकते हो, चेक से पे कर सकते हो, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, RTGS, NEFT, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर। ऑनलाइन पे करना है तो ये सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। जैसे अभी आप लोग इंस्टीट्यूट की फीस पे करते हो, ऑनलाइन पे करते हो, तो कैश तो अलाउड नहीं है, ठीक है, कैश अलाउड नहीं है। या तो आप चेक करते हो या आईडी डालते हो, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, ये सारी चीजें, वो सारी चीजें इसमें अवेलेबल है। कैश भी अवेलेबल है, कैश कैसे? बैंक में जाके आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ई स्टैंपिंग इंपॉर्टेंट, मार्क करो। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देख लिया अपन ने, ई स्टैंपिंग वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो। ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज मैम देंगी, रिवीजन और रेफरेंस रीड लिख लिया, ठीक है। उसके बाद फिलहाल ये सेक्शंस रुको, अलाउंसेस एंड रिफंड मैं बता रही हूं इसमें क्या है। एक और टॉपिक है इसके ऊपर, रिकवरी एंड रिफंड। क्या है? रिकवरी एंड रिफंड मतलब कि अगर मैंने कभी ज्यादा स्टैम्प ड्यूटी पे कर दी तो मुझे रिफंड मिलेगा? हाँ मिलेगा। अगर मैंने सोचा आप लोगों के साथ एक पार्टनरशिप अग्रीमेंट में एंटर करती हूँ, ठीक है, पार्टनरशिप अग्रीमेंट में एंटर किया, अग्रीमेंट साइन करते टाइम मैं स्टैम्प पेपर खरीद के आ गई थी, आप लोगों ने बोल दिया और स्टैम्प ड्यूटी मैंने पे कर दी है, आपने क्या बोल दिया? हमें नहीं करना, हमें नहीं करना पार्टनरशिप, हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे, तो डॉक्यूमेंट जनरेट हुआ क्या? नहीं। तो मैं स्टैम्प ड्यूटी क्या कर सकती हूँ? रिकवर कर सकती हूँ, क्योंकि हम जिस ट्रांजेक्शन में एंटर करते वो ट्रांजेक्शन तो हुआ ही नहीं। समझ आया रिकवरी और वहां लिखो हिंदी में, हिंदी में लिखो एक बार। स्टैम्प ड्यूटी एक्स्ट्रा पे हो जाए, स्टैम्प ड्यूटी एक्स्ट्रा पे हो जाए, स्टैम्प ड्यूटी एक्स्ट्रा पे हो जाए, स्टैम्प ड्यूटी एक्स्ट्रा पे हो जाए तो रिफंड मिलता है, तो रिफंड मिलता है। और अगर ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं
और अगर ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं तो स्टैम्प ड्यूटी रिकवर हो सकती है, तो स्टैम्प ड्यूटी रिकवर हो सकती है। एक और पॉइंट लिखो, अगर पेनाल्टी पे की है, अगर पेनाल्टी पे की है बाय हुम, अगर पेनाल्टी पे की है बाय हुम, हु इज नॉट चार्जेबल विद पेनाल्टी, हु इज नॉट चार्जेबल विद पेनाल्टी, by whom, who is not chargeable with penalty, can recover slash refund the penalty, can take recovery or refund of the penalty। गलती से पेनाल्टी भी पे हो गई तो फिर रिफंड ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, ठीक है। अब नीचे एक चार्ट दिया हुआ है आपकी बुक में, पहला पॉइंट क्या लिखा है, पावर ऑफ कलेक्टर और पावर ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू अथॉरिटी। कलेक्टर के पास पावर क्या है, सिर्फ पेनाल्टी रिफंड कर सकता है, क्या पावर है, सिर्फ पेनाल्टी रिफंड। फिर कलेक्टर के पास दूसरी पावर क्या है, पावर टू रिफंड पेनाल्टी रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू केसेस, जो सेक्शन 39 में बताएं। उसके बाद देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर कलेक्टर टू एक्सरसाइज द पावर, जब जब आपके पास पर्सन आएगा तब आपको ये पावर एक्सरसाइज करनी, कोई लिमिट नहीं है कि इतने टाइम तक की यूज कर सकते हो। उसके बाद रूटीन फंक्शन में आता है और कलेक्टर के अपने डिस्क्रिशन से पावर यूज करता है वो कि मुझे रिफंड करना है कि नहीं करना है, ठीक है। ऐसे ही पॉइंट क्या है, कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी, पावर ऑफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी, वो पेनाल्टीज भी रिफंड कर सकता है और ड्यूटीज भी रिफंड, कब, जब वो एक्सेस में पे हो गई हो। फिर क्या लिखा है, पावर अंडर सेक्शन 45, ये बता दे रही हूं क्या है सेक्शन 45, कोई भी टाइम लिमिट नहीं है आपके पास और उसको रिफंड करोगे जब कोई पर्सन आपके पास आता है, खुद से वो कभी रिफंड नहीं करते, जब आप जाओगे तभी वो आपको पेनाल्टी या ड्यूटी रिफंड करेंगे, ठीक है। अलाउंस एंड रिफंड, ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, कंडीशन फॉर रिफंड, मतलब कब कब रिफंड होता है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या लिखा है, अनरिटन या फिर पार्शली, स्टैम्प पेपर लेके आए लेकिन अभी तक वो रिटन डॉक्यूमेंट बना ही नहीं है। रिफंड फॉर द स्टैम्प पेपर स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड यानी आपने बोला था पार्टनरशिप में एंटर करेंगे पर नहीं किया, तो ये क्या हो गया, स्पॉइल हो गया। बिफोर एनी डॉक्यूमेंट इज रिटर्न और ड्यूरिंग राइटिंग बट बिफोर द एग्जीक्यूशन, मतलब पार्टनरशिप अपन ने बोला कर रहे हैं, ठीक है, अभी डॉक्यूमेंट लिखित में नहीं है लेकिन उन्होंने बोल दिया कर रहे कर रहे, एक ड्राफ्ट भी रेडी कर लिया, मैं स्टैम्प पेपर जाके खरीद के आ गई, अब आप क्या कह रहे हो, हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, हम साइन नहीं करेंगे, क्या मैं वापस दे सकती हूँ, हाँ दे, मुझे रिफंड मिलेगा, हाँ मिलेगा। क्लॉज बी, रिफंड फॉर द स्टैम्प्स ड्यूटी, स्टैम्प्स ऑन द डॉक्यूमेंट दैट आर रिटन बट नॉट साइंड एंड एग्जीक्यूटेड, लिखित में है लेकिन अभी तक साइन नहीं हुआ, क्या रिफंड मिलेगा, हाँ मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 2 क्या लिखा है, bills of exchange and promissory note। clause C, refunds for stamp on bills of exchange, लेकिन अभी तक accepted या delivered नहीं है, तो टिकट्स का रिफंड वापस ले सकती हूँ, हाँ ले सकती हूँ। promissory note में भी सेम, साइंड है लेकिन यूज और डिलीवर्ड अभी तक नहीं किया, मतलब लेख के रखा था अभी तक किसी को दिया नहीं है। और स्टैम्प जो स्पॉइल हो गए ड्यू टू एरर या मतलब मैंने स्टैम्प पेपर में लिख दिया था 10,000 का प्रॉमिस नोट, बनाना कितना था 1 लाख का, तो अभी ये गलत हो गया लेकिन इस पे स्टैम्प पेपर लग गया, क्या रिफंड ले सकती हूँ, हाँ ले सकती हूँ। तो जब ई स्टैंपिंग करते हैं ना, वहां रिफंड की एप्लीकेशन डालते हैं तो वो पैसा वापस भेजते हैं, ठीक है, लेकिन जब डालूंगी तब, नहीं तो वो रिफंड ऐसे अपने मन से तो कभी नहीं देंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, एग्जीक्यूटेड, नाउ सब कुछ हो गया है, एग्जीक्यूट हो गया है, तो रिफंड फॉर स्टैम्प्स यूज्ड ऑन एग्जीक्यूटेड, मतलब एग्जीक्यूटेड है, सबने अपन ने साइन कर लिया, फिर भी रिफंड मिल सकता है, कब, जब आर फाउंड वॉइड फ्रॉम द बिगनिंग, मैंने केस फाइल किया, मैंने इतनी सारी स्टैम्प ड्यूटी पे कर दी थी पर पता क्या चला, सब कुछ वॉइड है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनर के साथ अग्रीमेंट हो गया मेरा गलती से, तो मुझे रिफंड मिल सकता है। नेक्स्ट क्या लिखा है, अनफिट हो गया, मेंटली अनसाउंड माइंड है तो फिर एरर है, इसलिए मुझे रिफंड आप दे दो। फिर क्या लिखा है,
ड्यू टू डेथ और रिफ्यूजल। साइन करने के बाद ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि सामने वाले की क्या हो गई है, डेथ। तो स्टैम्प ड्यूटी का रिफंड मिल सकता है, हाँ मिल सकता है। आर इनकम्प्लीट बिकॉज ऑफ मटीरियल पार्टी हैज नॉट साइन। तुम सबने साइन किया पर मेन कंपनी के सीईओ ने साइन किया ही नहीं, तो फिर रिफंड मिल सकता है। उसके बाद क्या लिखा है, फेल ड्यू टू रिफ्यूजल टू एक्ट और एडवांस फंड्स। ठीक है, तो आप बोल रहा है कि यार मैं परफॉर्म ही नहीं करूंगा अपना पार्ट, तो फिर मेरे को स्टैम्प ड्यूटी क्या करनी पड़ेगी, वापस मांगनी पड़ेगी। बिकम्स यूजलेस बिकॉज इंटेंडेड ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटली बाय अनदर स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट। तो ये वाला एग्रीमेंट क्या हो गया, यूजलेस हो गया, तो आप रिफंड ले सकते हो। आर डेफिशिएंट इन वैल्यू बट कंप्लीटेड बाय अनदर। कम थी स्टैम्प ड्यूटी पर दूसरे स्टैम्प ने उसको रिकवर कर लिया, तो इस वाले की स्टैम्प ड्यूटी रिफंड हम मांग सकते हैं। और इन एडवर्टरली स्पॉइल्ड हो गया विद अनदर स्टैम्प ड्यूटी एग्जीक्यूटेड बाय द सेम पर्पस। तो एक क्या हुआ, तू भी स्टैम्प पेपर ले आई, मैं भी स्टैम्प पेपर ले आई, तो एक स्टैम्प पेपर की रिफंड हो सकता है। एक बार और, कंडीशंस फॉर रिफंड कब कब हो सकता है, जब अनरिटर्न हो सकता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज साइंड और डिलीवर्ड नहीं हुआ तो हो सकता है, फिर एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटेड में कब कब हो सकता है, सबसे पहला वॉइड है, अनफिट है, इनकम्प्लीट है, कैन नॉट बी कंप्लीटेड है, कम वैल्यू है लेकिन किसी और स्टैम्प पेपर ने पर्पस फुलफिल कर लिया है। एक और इनवैलिडली दो स्टैम्प पेपर आ गए हैं तो एक का आपको रिफंड लेना पड़ेगा, यूजलेस हो गया है, फेल टू एक्ट, डेथ हो गई है। ये सारी चीजों में एग्जीक्यूटेड वाले अग्रीमेंट्स भी, इंस्ट्रूमेंट्स भी रिफंड आप ले सकते हो स्टैम्प। इसको फोटो खींचो, कंडीशंस फॉर रिफंड। बस 5 मिनट दे दो और, ठीक है। ये हो गया क्या, यहां पे लिखो अलाउज एंड रिफंड्स में, यहां पे लिख दो जो फोटो आएगी, कंडीशंस टू रिफंड लिखो, अलाउज एंड रिफंड कंडीशंस व्हेन द रिफंड इज अवेलेबल। हाँ, व्हेन द रिफंड इज अवेलेबल। अच्छा, जहां अपन ने लास्ट छोड़ा था, बस 5 मिनट, एक चीज मार्क करानी, जहां लास्ट छोड़ा था अपन ने, मेरी बुक का पेज है 435, जहां मैं आप लोगों को ये पढ़ाती थी इंप्रेसिव स्टैम्प वाला। उसमें देखो एक सेक्शन 16 है डिनोटिंग ड्यूटी। आ जाओ डिनोटिंग ड्यूटी में, वहां पे बस लिखो, एक लाइन बस लिख लो, फिर छोड़ रही हूं, लिखो डिनोटिंग ड्यूटी मीन्स सेक्शन 16 434। डिनोटिंग ड्यूटी लिखा है ना सेक्शन 16, ठीक है। डिनोटिंग ड्यूटी मीन्स allowing denoting duty means allowing denoting duty paid on one instrument, duty paid on one instrument is based on the duty of another. Duty paid on one instrument, duty paid on one instrument is based on duty paid of another, is based on duty paid on another। डैश करके लिखो, ताकि TAKI, ताकि कोई इनकन्वीनियंस ना हो, ताकि कोई इनकन्वीनियंस ना हो, इनकन्वीनियंस ना हो, ताकि कोई इनकन्वीनियंस ना हो ड्यूटी पे करते टाइम, ड्यूटी पे करते टाइम डैश कि पहले ही एक बार ड्यूटी पे की है, डैश कि पहले ही एक बार ड्यूटी पे की थी, ऐसा लिख दो, पहले ही एक बार ड्यूटी पे की थी। एक बार एक ब्रैकेट बनाओ, बस एक ब्रैकेट बनाओ, एक ब्रैकेट बनाओ, ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट, ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट डैश
proves that original instruments proves that second instrument is duly stamped. Second instrument is duly stamped. सेकेंड इंस्ट्रूमेंट इज ड्यूली स्टैम्प्ड. इसका मतलब है एक बार ड्यूटी पे की थी, ठीक है, अभी वो हमको एग्जीक्यूट नहीं किया हमने, तो उसी की ड्यूटी हमने डिनोट कर दी किसी और इंस्ट्रूमेंट में. तो हमारा एक ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट था, वो हमारा यूज नहीं हुआ, तो हमने उसी की ड्यूटी क्या कर दी, दूसरे वाले इंस्ट्रूमेंट को डिनोट कर दी. तो डिनोटिंग अलाउड है. किससे अलाउड है? सेक्शन 16 से, कि आपको हम अलाउ करते हैं कि एक जो आप एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो उसकी ड्यूटी किसी और को डिनोट कर दो. तो दूसरी में जो आपने ड्यूटी पे की, एक्चुअल में तो की नहीं आपने, तो फर्स्ट वाले में की थी, मान लिया जाएगा ये भी ड्यूली स्टैम्प्ड है. ये इनकन्वीनियंस नहीं है कि पहले ड्यूटी पे की थी और अभी नहीं की. डबल ड्यूटी पे ना हो जाए इसलिए हमने आपको अलाउ कर दिया क्या, डिनोटिंग ऑफ ड्यूटी. डिनोट करना क्या होता है, दे देना, डिनोट कर देना. तो हमने ऊपर वाले से नीचे वाले को डिनोट कर दी. दूसरा इंस्ट्रूमेंट पे करिए, पहला वाला इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, ठीक है, सेम नेचर का हो या फिर सेम, ऑब्वियसली तभी उतना ही अमाउंट का स्टैम्प ड्यूटी है, ठीक है. एक मैं स्टैम्प पेपर लेके आई 500 रुपए का, क्यों, पार्टनरशिप बिजनेस में एंटर करना था. पर एक और मेरा पार्टनरशिप है जिसमें डिसोल्यूशन हो रहा है, सेम ड्यूटी हो रही है लेकिन ट्रांजेक्शन अलग अलग है. फर्स्ट वाले से लेके क्या कर दी, दूसरे वाले को डिनोट कर दी ड्यूटी, ठीक है. स्टैम्प एक्ट, ठीक है, ये एक ऐसा एक्ट है, क्योंकि ये स्टेट मैटर है. क्या कर दूं, एसी, हाँ, बस देखो, ये एक ऐसा एक्ट है जो मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट में नहीं आता है, ठीक है. तो मतलब आपसे, आपको इससे कुछ एक या दो क्वेश्चन मैं फिर भी मैक्सिमम लेके चलती हूँ कि 2 क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं. अब चैप्टर में बहुत कुछ है. एक्चुअली क्या है ना, उन लोगों ने एक सेंट्रल एक्ट उठा के आपको दे दिया है, ठीक है, कि सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन आखिरी तक आपको सारे सेक्शंस पता होने चाहिए. तो जैसे कल तक मैं आपको इंपॉर्टेंट मार्क करा रही थी, अब मैं आपको हर सेक्शन एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है. उसके बाद जाके टैक्समैन के एक बार क्वेश्चंस लगा लेना, ठीक है. मैं हर सेक्शन आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, जहां मेरे को लिखवाना होगा उसको मैं शॉर्ट में लिख दूंगी, क्योंकि एकदम से रीड करके ना आपकी अंडरस्टैंडिंग में वो आएगा नहीं. लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है स्टैम्प एक्ट की, तो मैं आपको वहां पे साइड में लिखवा दूंगी इस सेक्शन का मतलब ये होता है. तो जैसे आपको मतलब पता होगा ना, आपको एंटायर सेक्शन समझ आ जाएगा, क्योंकि आपको एक बार स्टैम्प ड्यूटी समझ आ गई. कल मैंने आपको दिखाई बहुत सारी ड्यूटीज होती हैं, बहुत सारी चीजों पे लगती है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स पे लगते हैं. इंस्ट्रूमेंट वर्ड याद हो गया ना. तो अभी ये बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में जब स्टैम्प ड्यूटी लगती है तो इसमें और बहुत सारी चीजें कि अगर 2 इंस्ट्रूमेंट है तो 4 इंस्ट्रूमेंट है तो अपन ने कल जैसे एक लास्ट सेक्शन पढ़ा था कि प्रिंसिपल सेक्शन पे लगता है. जैसे देखो, मैं यहां से तुमको सिखाती हूँ जनरल प्रिंसिपल्स गवर्निंग लेवाई स्टैम्प ड्यूटी. पता चल गया कि भाई इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, रियल नेचर सब्सटेंस होना चाहिए, वैल्यूएशन होना चाहिए, पेमेंट ड्यूटी पेनाल्टी होनी चाहिए. और लो, फिर है इंस्ट्रूमेंट चार्जेबल ड्यूटी. वहां पे हिंदी में लिखो, सेक्शन 3 में हिंदी में लिखो, पेज नंबर मेरी बुक का 419 है, वहां हिंदी में लिखो, वहां हिंदी, भाई तेरी में शायद कोई और पेज होगा, हाँ ठीक है, हाँ चलो. सेक्शन 3 के आगे लिखो किस पे ड्यूटी लगती है, हिंदी में लिखो 419 मेरी बुक का. आशी, जनरल प्रिंसिपल्स आना शुरू में, ज्यादा दूर नहीं है, ये इसी के ऊपर, ये रहा, और पीछे आ, और आ गया, मेरे को दिख रही तेरी बुक, इधर आना है पीछे, हाँ ठीक है. किस पे ड्यूटी लगती है, लिख लिया, लिख लिया, सबने लिखा. चलो, मतलब किस पे लगती है, एवरी इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूटेड इंडिया. फिर किस पे लगती है, बिल ऑफ एक्सचेंज, चाहे आउटसाइड इंडिया हो लेकिन रीपे यहां हो रहा, और फिर एवरी इंस्ट्रूमेंट विच इज आउटसाइड इंडिया, इन पे ड्यूटी लग जाती है, ठीक है. उसके बाद सब्सटेंस एंड डिस्क्रिप्शन, इसमें लिखो इंस्ट्रूमेंट का हेडिंग एंड इंस्ट्रूमेंट का मैटर. इंस्ट्रूमेंट की हेडिंग, सब्सटेंस एंड नहीं बेटे, यहां नहीं, हाँ, इंस्ट्रूमेंट की हेडिंग एंड इंस्ट्रूमेंट का मैटर. ब्रैकेट में लिखो एज पर शेड्यूल, एज पर शेड्यूल. इसको इंपॉर्टेंट मार्क, मतलब इसको एक बार, हाँ कि इसको हमको एक बार पढ़ना है अच्छे से, ठीक है. सब्सटेंस एंड डिस्क्रिप्शन, मैंने कल आप लोगों को बताया था कि वो हेडिंग होता है सब्सटेंस, उसके नीचे आता है
डिस्क्रिप्शन, तो इसलिए लिखवा दिया आगे एज पर शेड्यूल। नेक्स्ट सेक्शन क्या, एक्सटेंट ऑन लाइबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू द ड्यूटी सेवरल इंस्ट्रूमेंट सिंगल ट्रांजेक्शन। अब इसमें लिखो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, लिखो कल ही लिख लिया था, गुड, लिखो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, हिंदी में लिखो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स तो ड्यूटी किस पे, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स तो ड्यूटी किस पे, लिखा, फिर डैश करके लिखो इफ सिंगल ट्रांजैक्शन, इफ एक ट्रांजैक्शन है, इफ एक ही ट्रांजैक्शन है तो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट पे ड्यूटी, तो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट में ड्यूटी, इफ एक ही ट्रांजैक्शन है तो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट में ड्यूटी। लिख लिया सबने? चलो इसके इलस्ट्रेशंस मार्क करो कि हाँ हमको ये पढ़ने, मैंने आपको फोटोज खिंचवा दी थी, ठीक है, ये आपके पास होनी चाहिए। यहां जहां इलस्ट्रेशन लिखे देखो एज पर फोटो, इतना हो गया था। उसके बाद फिर यहीं तक पढ़ा है क्या हमने कल? चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, सेक्शन 4 नॉट एप्लीकेबल, मतलब कि जब बोल रहा है कि सिंगल ट्रांजैक्शन है तो किस पे ड्यूटी, प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट में, तो कब ये एप्लीकेबल नहीं होगा, वहां लिखो ए पॉइंट, 1 पॉइंट लिखा है, ठीक है, 1 पॉइंट में लिखा है ऑल्टरिंग द टर्म्स, वहां हिंदी में लिखो फर्स्ट पॉइंट में कि इफ टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज करते हैं तो, इफ टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज करते हैं, इफ टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज करते हैं, कॉमा सेकेंड डॉक्यूमेंट में, कॉमा सेकेंड डॉक्यूमेंट में ड्यूटी आएगी, ड्यूटी लगेगी या आएगी जैसे भी आप हिंदी बोलते हो, डैश लीज, डैश लीज, मतलब कि ये लीज पे सेक्शन 4 एप्लीकेबल नहीं होता है अगर हम टर्म्स को क्या करते हैं, ऑल्टर करते हैं। सबको समझ आ गया? पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 में लिखो कि मॉर्गेज टू द सेलर by buyer for a part of purchase amount, इतना लिखा, फॉर अ पार्ट ऑफ परचेज अमाउंट। अब दो चीजें, एक तो उसने प्रॉपर्टी खरीदी भी है और क्या किया है, उसी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज भी किया है, तो लिखो सेल अलग ड्यूटी, मॉर्गेज अलग ड्यूटी, इतना लिखा था ना जितना मैंने बोला था। आप परचेज अमाउंट के बाद लिखो सेल अलग ड्यूटी, मॉर्गेज अलग ड्यूटी, तो क्या सेक्शन 4 एप्लीकेबल हुआ? ट्रांजैक्शन एक ही है लेकिन दो डॉक्यूमेंट है, लेकिन एक सेल का है और एक मॉर्गेज का है। सबको याद हो गया? अब चलो, सेल अलग ड्यूटी और मॉर्गेज अलग ड्यूटी, ये हो गया सेक्शन 5। सेक्शन 4 क्या था बच्चे? प्रिंसिपल वाले पे लगेगी, ठीक है। सेक्शन 4 क्या है? हाँ गुड, सेक्शन 4 क्या है? प्रिंसिपल पे लगेगी, बाकी सब पे 1 रुपए लगेगी। लेकिन सेक्शन 5 क्या है? सेक्शन 4 कहां एप्लीकेबल नहीं होता, तो कहां नहीं होता? एक लीज और एक मॉर्गेज आफ्टर परचेज, एक लीज और मॉर्गेज आफ्टर। लीज कब? जब उसमें क्या हो रहा है, ऑल्टरेशन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो अब क्या लिखा है, इलस्ट्रेशन एज टू डिस्टिंक्ट मैटर, मतलब क्या है ये? एग्जाम्पल्स है। पहला क्या लिखा है, अग्रीमेंट किसका है? सर्विस का है और लीज का भी है। क्या है? सर्विस का भी है और लीज का भी। अब जब मैं आपको शेड्यूल दिखा रही थी बच्चे, तो कहीं ऐसा लिखा होगा सर्विस अग्रीमेंट और कहीं ऐसा लिखा होगा लीज अग्रीमेंट। हो सकता है सर्विस के आगे लिखा हो 0.5%, लीज के आगे लिखा हो 500 रुपए, दो अलग अलग स्टैम्प ड्यूटी हो गई। तो यहाँ पे अगर वो सिंगल ट्रांजेक्शन में जा रहा है तो प्रिंसिपल वाले पे आपको क्या करनी है, पेमेंट करनी है, ठीक है।
फिर क्या लिखा है, अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग बोथ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप एंड अ बॉन्ड। तो क्या लिखा है, इज अ चार्जेबल विद एग्रीगेट ड्यूटीज विद इन विच टू सेपरेट ड्यूटीज। अब देखो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एक पॉइंट था शेड्यूल में, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, सपोज 500 ड्यूटी है, फिर बॉन्ड का अलग था। याद दिखाऊं क्या एक बार शेड्यूल आप लोगों को? देखो ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, स्क्रीन में भी मुझे मत देखो, इधर क्या लिखा है, बॉन्ड। क्या लिखा है, बॉन्ड। कितनी ड्यूटी दिखी है, 0.5%। क्या लिखा है, 0.5। अब देखो पार्टनरशिप 0.108, 108 के आगे क्या लिखा है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। कितनी कितनी ड्यूटी है, 5%। 0.5 और 5% में फर्क है, तो कौन सी ड्यूटी लगेगी, एग्रीगेट करके। एग्रीगेट मतलब जोड़ दो 0.5% और 5%, और ये जोड़ के दोनों की ड्यूटी लगाओ। समझ आ रहा है, मतलब क्या प्रिंसिपल पे ड्यूटी लग रही है क्या, नहीं, क्योंकि दो अलग अलग है, हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, डिस्टिंक्ट मैटर्स है। बॉन्ड भी साइन करा रहे हैं और पार्टनरशिप भी। बॉन्ड कैसे साइन करा है कि बाहर जाके ऐसा बिजनेस मत करना, ठीक है, पार्टनरशिप भी डिसॉल्व कर रहे हैं, तो ये दो अलग अलग चीजें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एग्रीगेट। तो क्या सेक्शन 4 एप्लीकेबल हो रहा है, नहीं हो रहा है। सबको समझ आया, चलो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन क्या लिखा है, द अग्रीमेंट कंटेनिंग टू कवेनेंट्स। कवेनेंट्स आगे, कवेनेंट्स के ऊपर लिखो कंडीशंस। फर्स्ट इंस्टेंस में आता है क्रिएटिंग अ चार्ज ओवर सर्टेन प्रॉपर्टीज, और ए फर्स्ट मेंशन प्रॉपर्टीज फाउंड आर इनसफिशिएंट डज नॉट फॉल अंडर सेक्शन 5। मतलब कि इनसफिशिएंट, अगर एक ही कंडीशंस हैं तो फिर सेक्शन 4। सेक्शन 4 क्या है, प्रिंसिपल वाले की लगेगी। दो कंडीशंस है एक प्रॉपर्टी में, ठीक है, दो कंडीशन है एक प्रॉपर्टी में, जैसे कि चार्जेबल इन द फर्स्ट इंस्टेंस एंड क्रिएटिंग ए चार्ज ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टीज। तो दो अलग अलग आपको क्या करनी पड़ेगी, ड्यूटीज पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर सेकेंड वाली कंडीशन फॉल हो गई तो कौन सा सेक्शन लगेगा, सेक्शन 4। बस प्रिंसिपल वाले पे लगा लो। नेक्स्ट क्या लिखा है, ग्रांट ऑफ एन्युटी बाय सेवरल पर्संस रिक्वायर्स ओनली वन स्टैम्प बिकॉज देयर इज ओनली वन ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो इन लोगों ने क्लियरली बोल दिया, अगर एन्युटी सबको दे रहे हो तो आप कितनी ड्यूटी लगाओगे, एक ही ड्यूटी, क्योंकि डॉक्यूमेंट एक ही लग रहा है। अ लीज टू जॉइंट टेनेंट, जॉइंट टेनेंट्स मतलब एक साथ, टेनेंसी अग्रीमेंट एक साथ आ रहा है, वन स्टैंप। ठीक है, फिर कितना लगेगा, वन स्टैंप। उसके बाद लिखा है पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी यानी किसी और को ऑथराइज कर देना। ठीक है, एग्जीक्यूटेड बाय सेवरल पर्सन ऑथराइजिंग द एजेंट टू सिमिलर एक्ट्स फॉर देम। अब देखो श्रेयांश ने भी, ईशान ने भी, आशी ने भी, तीन लोगों ने क्या किया, पावर ऑफ अटॉर्नी मुझे दी कि मैम आप हमको रिप्रेजेंट करना। तो एक ड्यूटी लगेगी क्या, आशी अलग पे करेगी, ये अलग पे करेगा, वो अलग पे करेगा। ठीक है, तो अगर पावर ऑफ अटॉर्नी एक ही पर्सन को दी जा रही बाय सेवरल पर्सन टू डू द सेम एक्ट, तो डिफरेंट ड्यूटीज। ठीक है, where a person having a representative capacity as a trustee and a personal capacity delegates the power in the both capacities, section 5 will apply। section 5 क्या है, several different क्या लगेगी आपको, duties। ठीक है, लास्ट क्या है, द पोजीशन इज द सेम वेयर द पर्सन इज एन एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस एन इंस्ट्रूमेंट कंटेनिंग अ डिस्पोजिशन बाय हिम, द ऑल्सो अ डिस्पोजिशन एज एग्जीक्यूटर। टू कैपेसिटीज है, दोनों दोनों, एक क्या है एडमिनिस्ट्रेटर जैसा काम करना है, एक क्या है डिस एग्जीक्यूटर जैसा काम करना है। यहाँ पे मार्क करो, एक ऑफिस का एडमिन रहना है, एक ऑफिस में बिजनेस को एग्जीक्यूट भी कराना है, तो दो डिफरेंट ड्यूटीज आपको चार्ज होंगी। ठीक है, अब देखो सेक्शन 6, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 क्या लिखा है, सेवरल डिस्क्रिप्शंस। मतलब कि हो सकता है कि मेरा इंस्ट्रूमेंट पार्टनरशिप के इन सब में कवर हो रहा है। 3 पार्टनरशिप दिख रहे हैं, 3 पार्टनरशिप, पहला वाला भी डिसीजन है, दूसरा वाला रिटायरमेंट है, तीसरा वाला इन केस मोर देन 50,000। अब हम क्या हो रहा है ना, 3-4 डिस्क्रिप्शन में कवर हो रहे हैं। पहली वाली की ड्यूटी कितनी है, 5%, दूसरे वाले की 1000, उसके बाद
2%। उसके बाद देखो नीचे और है पार्टनरशिप के दो और, एक में 2000 और एक और में क्या है। सपोज एक ऐसा ट्रांजेक्शन है जो डिफरेंट सेवरल डिस्क्रिप्शंस में कवर हो रहा है, इट कैन बी लीज ऑल्सो, इट कैन बी एन अग्रीमेंट ऑल्सो, तो क्या करें, तो क्या करेंगे, कौन सी ड्यूटी भरेंगे तुम्हारे हिसाब से? गवर्नमेंट क्या बोलेगी? गवर्नमेंट बोल सकते हो नंबर दो, गवर्नमेंट कहती है जो भी हाईएस्ट ड्यूटी है ना वो हमको दे दो, जो सबसे महंगा वाला है वो दे दो। ठीक है, अभी समझ आया? हिंदी में लिखो, हिंदी में लिखो, अग्रीमेंट, 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 अग्रीमेंट बहुत सारी डिफरेंट स्टैम्प ड्यूटीज, बहुत सारी डिफरेंट स्टैम्प ड्यूटीज, अग्रीमेंट बहुत सारी डिफरेंट स्टैम्प ड्यूटीज के डिस्क्रिप्शन में कवर हो रहा है, अग्रीमेंट बहुत सारी डिफरेंट ड्यूटीज के डिस्क्रिप्शन में कवर हो रहा है, के डिस्क्रिप्शन में कवर हो रहा है, बहुत सारी डिफरेंट स्टैम्प ड्यूटीज के डिस्क्रिप्शन में कवर हो रहा है, डैश हाईएस्ट ड्यूटी लगेगी, डैश हाईएस्ट ड्यूटी लगेगी। क्या सबको समझ आ रहा है मैंने जो बोला? अब हिंदी में लिखने में ऐसा तो नहीं हिंदी कुछ और चेंज करनी है मेरे को, हाईएस्ट ड्यूटी लगेगी। अब देखो क्या लिखा है, देयर मे बी केसेस वेयर एन इंस्ट्रूमेंट में कम अंडर सेवरल डिस्क्रिप्शन ऑफ शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 क्या, जो अभी मैंने आपको दिखाया, ठीक है, और टू द एक्ट इन सम सर्कमस्टेंसेस सेक्शन 6 प्रोवाइड्स दैट शैल वेयर द ड्यूटी चार्जेबल आर डिफरेंट द चार्जेबल ओनली विद द हाईएस्ट विद सच duties, provided that nothing in the act shall render the chargeable duty with the duty exceeding 1 rupee a counterpart or duplicate of the instrument charged with the duty। आप सिर्फ ये याद रखो हाईएस्ट ड्यूटी हमको लगेगी। फिर सेक्शन 6 में लिख दिया, सेक्शन 6 अप्लाइज ऑन कब, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक तो हाईएस्ट ड्यूटी लगेगी और ये अप्लाई कब होता है। पॉइंट नंबर 1 क्या लिखा है शाश्वत, जोर से पढ़ना, मतलब ट्रांजेक्शन क्या है, सिर्फ एक ही है। ऐसा नहीं है एडमिन भी बना दिया, एग्जीक्यूटिव भी बना दिया, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों को पावर ऑफ अटॉर्नी, एक ही बात कर रहे हैं हम, लेकिन हो सकता है वो 3-4 जगह पे कवर हो रहा, तो जो भी महंगा वाला है वो पे कर दो। ख्वाहिश नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, अब एक और चीज क्या होता है, डिस्टिंग में नहीं आ रहा है पर धुंधला है, मेरे को समझ नहीं आ रहा कौन सा लगाऊं। ठीक है, अब मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, कहीं पे भी कल अपन ने जब शेड्यूल देखा, ऐसा कुछ है क्या कि यार मैं अगर कंपनी में सीसीपीएस इशू कर रही हूँ, सीसीपीएस यानी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, क्या यार, क्या कंपनी लॉ खत्म किया है तुम लोगों ने, कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस जैसे सीसीपीएस। ठीक है, अब ये क्या इशू हो गए, शेयर्स हो गए, लेकिन कौन से, प्रेफरेंस शेयर्स। फिर क्या हो गए, कंपलसरी जो कन्वर्ट होते हैं। ऐसा कोई था क्या नोट, नहीं था, तो देयर माइट बी चांसेस कि अब हम कंफ्यूज हैं इसमें हम कौन सी ड्यूटी करें, तो जो महंगी वाली है वो कर दो। ठीक है, अग्रीमेंट में जो महंगी वाली है, शेयर इशू में जो महंगी वाली है वो आप कर दो। समझ आया? ठीक है, तो सेक्शन 6 कब कब एप्लीकेबल है, जब डिस्टिंक्ट मैटर नहीं है, एक ही ट्रांजैक्शन है। दूसरा, जब एम्बिग्यूस, एम्बिग्यूस यानी मान लिख लो अगर नहीं पता तो धुंधला, वेग, समझ नहीं आ रहा, तुझे वैसे भी क्या समझ आता है, ये आ रहा है ना, हाँ क्यों, क्या हो गया, सो रहा था, हेड डाउन नहीं करता है ना तो ऐसे सोता है, तो हमको समझ ही नहीं आ रहा है। नहीं यहाँ से ना तुम्हारे मोबाइल में भी क्या चल रहा है वो भी दिखता है, बेस्ट प्लेस है यहाँ से। चलो सेक्शन 6 सबसे हाईएस्ट ड्यूटी हमको लगानी, 4 वाला क्या हो गया, प्रिंसिपल लगा लो, 5 जब सेवरल है तो सेवरल लगाओ, 6 हाईएस्ट वाला लगा लो। ठीक है, अब देखो अब हेडिंग क्या लिखी है, अब एक एक्ट दिया है, लोकल अथॉरिटी लोन एक्ट,
मतलब आप क्या करते हो, बॉन्ड्स क्यों इशू करते हो, क्योंकि लोन है, बाद में रीपे करना। डिबेंचर्स क्या है, डेट है ना, लोन है। तो ये जब इशू करते हैं तो स्टैंप ड्यूटी कैसे लगेगी। अब बोल दिया उन्होंने कि अगर एनी लोकल अथॉरिटी, कोई भी लोकल अथॉरिटी लोन के तौर पे बॉन्ड्स और डिबेंचर्स इशू करती, कोई भी लोकल अथॉरिटी लोन के तौर पे बॉन्ड्स और डिबेंचर्स या कोई अदर सिक्योरिटी इशू करती, तो ड्यूटी कितनी है, 1% ऑफ द टोटल अमाउंट। लिख दो वहां पे, हिंदी में लिखो, कोई लोकल अथॉरिटी, कोई लोकल अथॉरिटी, कोई लोकल अथॉरिटी लोन लेने के लिए, लोन लेने के लिए बॉन्ड्स और डिबेंचर्स या सिक्योरिटी इशू करती है, लोन लेने के लिए बॉन्ड्स, डिबेंचर्स या सिक्योरिटी इशू करती है, लोन लेने के लिए बॉन्ड्स, डिबेंचर्स या सिक्योरिटी इशू करती है, 1% ड्यूटी लगेगी ऑन द टोटल अमाउंट, 1% ड्यूटी लगेगी ऑन द टोटल अमाउंट। लिखा, 1% ड्यूटी लगेगी टोटल अमाउंट। फिर ड्यूटी, अब सिर्फ समझाने के लिए मार्क कर लेना कि जब भी इन्हीं बॉन्ड का रिन्यूअल हो रहा हो, रिन्यूअल यानी और हमको और लोन चाहिए, ठीक है, हमने और क्या क्या, कंसोलिडेट, कंसोलिडेट मतलब दो दो लोगों को बोल दिया अपना अपना लोन क्या कर लो इकट्ठा, सब डिवीजन यानी अपना ही लोन को क्या कर दो, सब डिवाइड, तो आपको दोबारा ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है। इन्हीं लोन में अगर कंसोलिडेशन, रिन्यूअल या सब डिवीजन, नो स्टैम्प ड्यूटी लिखा है, नीड नॉट टू बी स्टैम्प्ड, वहां के लिए रिन्यूअल, कंसोलिडेशन, सब डिवीजन और अदरवाइज, ठीक है। वैसे कितनी ड्यूटी, 1%, और ड्यूटी कब नहीं, रिन्यूअल, कंसोलिडेशन या फिर सब डिवीजन हो रहा हो। अब अगर इसको विलफुली निग्लेक्ट किया, एक सेकेंड ना, अगर इसको विलफुली निग्लेक्ट किया कि अरे हम 1% नहीं भरेंगे, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, बॉन्ड्स और डिबेंचर इशू करते जा रहे हैं, तो आपको पेनाल्टी भरनी पड़ेगी, कितनी, 10% की। कितनी पेनाल्टी, 10% की। अब पूछ, कंपनीज ही हैं बेसिकली, कंपनीज इशू करती है ये सब, पर दिस इज द ओल्ड एक्ट 1879, तब की बात हो रही है, अब तो अपन कंपनी, ठीक है। अगर विलफुली निग्लेक्ट किया तो कितनी पेनाल्टी, 10% एवरी मंथ, जब तक तुमने ये खत्म नहीं किया, जब तक तुम्हारा निग्लेक्ट कंटिन्यू रहेगा, हर महीने 10% की पेनाल्टी आपको भरनी पड़ेगी, टोटल अमाउंट का ही। जब भी जो 1% भरते हो उसका क्या कर दो, 10% कर दो, ठीक है। चलो अब ये हो गया सेक्शन 8, क्या हो गया सेक्शन 8, 8A क्या लिखा है, हेडिंग पढ़ो। अब देखो 8A यानी अमेंडमेंट ना, ये 1879, अब देखो अमेंडमेंट क्या लिखा है, डिपॉजिटरीज यानी NSDL और CDSL। अभी शेयर ट्रांसफर किया यहाँ से श्रेयांश को मोबाइल के थ्रू, तो स्टैम्प ड्यूटी भरी क्या कोई नहीं, अदर टाइप के टैक्सेस बढ़े, हाँ वो एप्लीकेबल हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है कि अगर आप डिपॉजिटरीज के थ्रू कर रहे हो और उसके थ्रू अगर सिक्योरिटीज में डील कर रहे हो तो हम आपको स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगाएंगे, ठीक है। An insurer by the issue of securities to one or more depositories shall in respect of such issue be chargeable with the duty total amount of securities issued and such securities need not to be stamped। आपको कोई भी स्टैंपिंग करने की जरूरत नहीं है, वो जो आपने शेयर ट्रांसफर किया उसमें ऑलरेडी ड्यूटी इंक्लूडेड होगी, समझ आ रहा है। वैसे अभी अपन ने 2 टाइप के स्टैम्प पढ़े, कौन कौन से कल, टिकट्स वाला था अडहेसिव और इम्प्रेसिव। तो अभी जब मैं नॉर्मल एक शेयर ट्रांसफर फॉर्म भर रही हूं, उसमें से मैं अपने आप से आरुष को ऐसे शेयर ट्रांसफर कर रही हूं, तो उसपे टिकट लगाऊंगी। कितनी टिकट लगाऊंगी, जैसे शेड्यूल बोलेगा कि 1 रुपए 2 पर, जितना भी वो अमाउंट के ऊपर वैल्यू लगानी है, वैसे शेयर ट्रांसफर पे 0.005% है कि 15%, ठीक है, उतनी टिकट लगा के मेरे को इसको देनी पड़ेगी। अभी अगर मैंने फोन से इसको शेयर ट्रांसफर किया तो उसमें ड्यूटी इंक्लूड है, कोई भी स्टैंपिंग करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। लिखा है नॉट लाइबल टू स्टैम्प ड्यूटी, तो इसमें क्लियरली बोल दिया कि भाई कुछ भी तू इशू कर रहा है, चार्जेबल विद ड्यूटी ऑन द टोटल अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी एंड सच सिक्योरिटी नीड नॉट टू बी स्टैम्प्ड। फिर वेयर द इशुअर इशू सर्टिफिकेट्स, अब पहला वाला ऐसे मार्क करो, पहला क्या है, इशू ऑफ सिक्योरिटीज, दूसरा वाला क्या है, इशू ऑफ सर्टिफिकेट्स। तो अगर आपने सर्टिफिकेट इशू किया है, शैल बी पेबल एज पेबल ऑन द डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। अगर आप फिर थर्ड मार्क करो, ट्रांसफर कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ट्रांसफर, डिपॉजिटरी के थ्रू ट्रांसफर कर रहे हो या बेनिफिशियल ओनर ऑफ सिक्योरिटी विद डिपॉजिटरी क्रिएट कर रहे हो या बेनिफिशियल, शैल नॉट बी लाइबल टू ड्यूटी,